हाँ हाँ, करता हूँ उनको लाके। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किसी भी दो आयंस को बाइंड, दो एटम पार्टिकल्स को बाइंड करके रखेगा। आइदर दे आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, है ना। अब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो एक लॉजिक हम सिंपल बोलते हैं कि कहीं पे भी बॉन्डिंग क्यों होगा, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, है ना। अब ये स्टेबिलिटी कैसे आता है, तो स्टेबिलिटी अटेन करने के पीछे दो लॉजिक दिया गया। इनिशियली ये बोला गया था कि जो इनर्ट गैस रहते हैं ना, वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ईच एंड एवरी एटम ट्राई टू अटेन इट्स ऑक्टेट इन इट्स बैलेंस सेल आफ्टर बॉन्डिंग। तो जहाँ पे ऑक्टेट हो जाएगा वो स्टेबल हो जाता है। बट अगर मान लीजिए कहीं पे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आए, जैसे मान लो जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड फिजिबल होते हैं, है ना, क्रिप्टन के भी कंपाउंड फिजिबल होते हैं, है ना। तो इनकी बॉन्डिंग डिस्कवर होने के बाद, इनके कंपाउंड डिस्कवर होने के बाद, ये जो फंडा था ना, ये फेल हो गया, है ना, कि सिर्फ ऑक्टेट के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि केमिकल बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी आ रहा है। तो एक सिंपल सा फंडा ये दिया गया कि पूरे केमिस्ट्री में जहां पे भी एनर्जी अगर डिक्रीज होगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ रहा होगा। तो हर जगह पूरे चैप्टर में जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक अपन ने जहां पढ़ा, तो हर जगह स्टेबिलिटी का लॉजिक यही लेके चल रहे थे कि लो एनर्जी, इसका मीनिंग है मोर स्टेबिलिटी, है ना। और इस टर्म को डिफाइन करते हैं अपन वीबीटी वाले कंसेप्ट से। जैसे मान लो कि इनिशियली दो एटम ना इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, और दो फोर्स हमें पूरे बॉन्डिंग में कंसीडर करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, एंड रिपल्सन फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना। तो दो पार्टिकल्स अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इनके में क्या रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि दो पार्टिकल्स के बीच में होता है के Q1 Q2 बाई आर होता है ना। तो जैसे जैसे आर का वैल्यू कम हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू वैसे ही यहाँ पे कम होते जाएंगे ना। और एनर्जी जितना कम होता जाएगा, हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज आ गए कि इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स ने एक दूसरे को मिनिमाइज कर दिया। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। और इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो भी एनर्जी का गैप दिख रहा है ना, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। और इस टाइम पे जो लेंथ रहेगा ना इस दो एटम के मिड में, इसी लेंथ को हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। और इसके पास अगर एटम को लेके आओगे, तो अब रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करने लगेगा। रिपल्सन फोर्स बढ़ने के रीजन से हम क्या बोलेंगे, रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो रहा है, तो एनर्जी सडन बढ़ जाएगा। तो लो एनर्जी मतलब हाई स्टेबिलिटी, हाई एनर्जी मतलब लो स्टेबिलिटी, ये लॉजिक हम हर जगह लेके चलते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि भाई क्या बॉन्ड होता है, कैसे बनता है, बॉन्डिंग का डेफिनेशन क्या था। तो अब हम टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं। तो दो टाइप के बॉन्ड हैं, स्ट्रांग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रांग बॉन्ड को हम इंटर एटॉमिक बोलते हैं, एटम के मिड में बॉन्ड का फॉर्मेशन। और वीक बॉन्ड इज इंटर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के मिड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का अगर बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल रहे ना, तो इसको अपन स्ट्रांग बॉन्ड की कैटेगरी में रखेंगे। और बॉन्ड एनर्जी अगर लेस देन 42 किलो जूल पर मोल रहे, तो इसको वीक बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं। कोऑर्डिनेट, है ना। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है आपको पता है, हम मेनली अभी बात करने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड का। तो जो जो मेन मेन पॉइंट है ना, मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना, इसमें हमें पहला टर्म देखना है कोवैलेंसी।
तो कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर एटम में रहे, है ना, वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आइदर इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में अगर एटम में दिख रहा है, उसी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं, कोवैलेंसी बोल देते हैं। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन में अगर वैलेंस का कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल कंडीशन में लिखोगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है तो 3 हो जाएंगे, फिर ये जंप करेगा 5 हो जाएगा, और मैक्सिमम ये भी जंप करा दो तो 7 हो जाएंगे। तो क्लोरीन का कोवैलेंसी 1357 हो जाएगा। अब कोवैलेंसी हम उन्हीं एलिमेंट के लिए डिफाइन करते हैं, वेरिएबल कोवैलेंसी शो करेगा जिनमें डी ऑर्बिटल क्या रहे, वैकेंट रहे। अगर डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है तो वो फिर वेरिएबल कोवैलेंसी शो नहीं करता है। तो आपसे एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछ लेता है ना, एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेकेंड पीरियड किस पीरियड के एलिमेंट का कोवैलेंसी फिक्स रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, सेकेंड पीरियड का। बाकी जितने भी एलिमेंट है वो वेरिएबल कोवैलेंसी क्यों शो करते हैं, तो लॉजिक क्या बोलोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना। और पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर कोई भी मैक्सिमम कोवैलेंसी अगर पूछता है ना, तो नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ एनपी इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हमें ईच एंड एवरी कोवैलेंसी निकालने हैं तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जैसे देख लो 3p3 है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे आपको, है ना। और ये 3s2 3p3 है तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको, है ना। एक डी में मूव कर जाएगा। तो कोवैलेंसी फास्फोरस का 3 और 5 है। सल्फर के केस में कोवैलेंसी क्या होगा, 2 4 और 6 होगा। देन लुईस डॉट स्ट्रक्चर का फंडा आपको पता है ना। इससे जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, है ना। तो मैं ये पार्ट नहीं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम डायरेक्टली मूव करते हैं एक लॉजिक पे, दैट इज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ पे। तो जे मेंस का पेपर अगर आप देखेंगे ना, आपने सॉल्व किया होगा अभी अगर पीवाईक्यू के क्वेश्चन, तो वहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाते हैं। लॉजिक समझना है कि जब भी अगर किसी भी कंपाउंड के बॉन्ड ऑर्डर निकालने के दो लॉजिक है ना। एक तो हम एमओटी से चलते हैं जहां पे कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड रहे, और जहां पे मॉलिक्यूल्स का अगर फॉर्मेशन नहीं है, कोई कंपाउंड वगैरह बना के दे दे, तो उस केस में हमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना पड़ता है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से निकालना पड़ता है। और हमें क्या करना है कि कोई भी एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिए किसी भी कंपाउंड का, है ना। और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में किसी भी एक कंपाउंड को आप पकड़ लो, एक डॉट स्ट्रक्चर को, और उसमें 1+π/σ का जो वैल्यू होगा ना, ये बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। जैसे ओजोन है, ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो हमने ओजोन का एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया, ये ओजोन के लुईस डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, 1+π/σ। कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, एक पाई है ना। सिग्मा कितने हो गए, जो पाई नहीं है वो उसको छोड़ के तो बाकी दो सिग्मा है, तो 1+1/2 दैट इज 1.5 हो गया, है ना। तो ओजोन के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.5 हो जाएगा। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के, तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड रहेंगे वही बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। और आपसे क्वेश्चन अगर बॉन्ड लेंथ का पूछ लेना, तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ जो होते हैं वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का ही है, कॉमन क्वेश्चन है कि O3 O2 एंड और भी कोई ऐसे कंपाउंड पूछ ले जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग दिख रहा हो, है ना, उनमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लेगा या फिर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछ लेता है वैल्यू। इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है बच्चे, इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है। तो मैंने एक सिंपल सा लॉजिक बनाया, जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन ये मैं पूछ लूं, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ना। फोकस करिएगा पीवाईक्यू के क्वेश्चन पे कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ NO2 माइनस एंड NO3 माइनस। तो मैंने लॉजिक आपको क्या समझाया कि जब भी अगर कहीं पे हमें बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है और मोर देन 2 एलिमेंट कंटेनिंग कोई कंपाउंड अगर गिवन है ना, मल्टी एटम कंटेनिंग कंपाउंड, तो यहाँ पे एमओटी का फंडा नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है, इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं। एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर में 1+π/σ विल गिव यू द बॉन्ड ऑर्डर, है ना। और यहाँ से आपके पेपर में एक क्वेश्चन रहेगा, फिक्स है ना, लास्ट ईयर, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा कम था जेईई मेंस में, तो इस बार इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा बढ़ के आएगा केमिकल मॉडलिंग का। ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा, है ना। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में रहेंगे, है ना, इस बार के पेपर में। एक क्वेश्चन जो आएगा वो एमओटी से आएगा, फिक्स है ना। और बाकी का जो एक क्वेश्चन वो आइदर डाइपोल से आ सकता है ना, या फिर VSEPR से आ सकता है, या फिर H बॉन्डिंग से आ सकता है। ये 3 जो है ना मेजर टॉपिक है यहाँ पे, है ना। डाइपोल, VSEPR, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड NMOT।
वीबीटी से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसके चांसेस बहुत कम रहेंगे। वीएसीपीआर में इसको भी इंक्लूड कर लेता है। तो जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा ना, इन 4 पे ज्यादा फोकस करना। सबसे हाईयर प्रायोरिटी आपको देना है एमओटी को, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आफ्टर डेट जो प्रायोरिटी वाले टॉपिक हैं वो वीएससी, पीआर एंड डाइपोल, इन दोनों पे सेकेंड मोस्ट प्रायोरिटी आपको देना है। एंड देन जो प्रायोरिटी देना है वो है एच बॉन्डिंग का। तो अगर आप ये 4 टॉपिक पढ़ के जाते हो ना इस वाले चैप्टर में, है ना, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आसान सा टॉपिक है ना, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसी में एक लॉजिक मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ NO2 माइनस एंड NO3 माइनस आपको डिसाइड करना है। लॉजिक क्या फॉलो करना है? बॉन्ड ऑर्डर इज 1 + π/σ। फर्स्ट ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू कंपाउंड। दीवार को एक बार ड्रॉ करोगे भाई NO2 माइनस और NO3 माइनस का, ये डायरेक्ट बता दे आंसर की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। दीवार को मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करना। हाँ सर। चलिए एक बार ट्राई करिए आप लोग। अरिजीत एक बार ट्राई करना भाई कि NO2 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा, NO2 और NO3 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना मल्टी एटम कंटेनिंग कंपाउंड, तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। और ड्रॉ करने का सिंपल लॉजिक ये है कि जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेंगे वो ऑलवेज सेंट्रल एटम होता है। तो हम नाइट्रोजन को क्या मानेंगे? सेंट्रल एटम। अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही हमें बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। एक NO3 था, है ना, एक NO3 था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला लॉजिक लगाना है आपको, है ना, और एक NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, देख लो स्ट्रक्चर, है ना। NO2 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन, ये डबल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना। ये बॉन्ड जो दिख रहा होगा ना, इस बॉन्ड का नेचर कोऑर्डिनेट दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पे 2 बॉन्ड क्या रहते हैं? कोऑर्डिनेट रहते हैं। जहाँ पे भी प्लस माइनस आए ना, उसके लिए अकॉर्डिंग टू हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर का जो फंडा है ना, मैंने आपको क्या सिखाया कि या इधर आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो या फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस निगेटिव को इधर मूव करो तो इधर निगेटिव आ जाएगा। तो 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो हमें क्या करना है कि कोई भी एक स्ट्रक्चर जो पॉसिबल स्ट्रक्चर रहेगा, नेचर में एग्जिस्ट करता है, उनमें 1 + π/σ लगाना है। इस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? एक। सिग्मा क्या दिखा? पाई को छोड़ के जितने भी बॉन्ड है सिग्मा है, तो 1 + 1/2, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज 1.5, है ना। अगर NO3 माइनस की बात करें तो NO3 माइनस जो होता है वो ऐसा दिखता है अपने को। इसमें भी क्या है भाई, पाई एक है, सिग्मा कितने दिखे आपको? 3 दिख रहे होंगे। तो NO3 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर 1.33 होगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा? बॉन्ड लेंथ पूछा है। तो बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। So the order of bond length is NO3 minus is greater than NO2 minus। इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है बच्चे? दीवार को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आपका? एक बार कंफर्म करिए। नहीं सर। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि CO जो है ना, ये अभी आगे अपन करेंगे, है ना, बट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ही, कि रेशियो ऑफ सिग्मा बाई पाई बॉन्ड इन कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है ना। प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे ना, तो आपको ये दिखा होगा। तो जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हमने इस कंपाउंड को बहुत बार देखा था, मेटल कार्बोनिल, हर जगह बहुत बार स्ट्रक्चर बनाए। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है ना। तो सिग्मा बॉन्ड आपको कितने दिख रहे होंगे? एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है ना। रिमेनिंग जो बॉन्ड रहेगा वो क्या होगा? पाई हो जाएगा। तो हमें इसके अकॉर्डिंग टू ये डिसाइड करना है। कोई कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन है? हेलो? नहीं सर। है ना। तो हमें सिग्मा और पाई के बेसिस पे ना ये क्वेश्चन, ये PYQ अगर आपने सॉल्व किया होगा तो ये आपको दिखा होगा, है ना। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अभी कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको डिटेल में ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि पाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जिसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते थे। और सिग्मा कोऑर्डिनेट क्या होता है? जहाँ पे सिग्मा की इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे उसको सिग्मा कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ना, इसको हम पाई कोऑर्डिनेट बोलते थे। देन लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल की बात करें तो जेई मेंस 25 और 24 का पेपर आपने सॉल्व किया होगा। वहां से इस लिमिटेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, कि कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑक्टेट एक्सपेंडेड है ना, या कितने ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें हाइपर वैलेंट कंपाउंड होगा।
तो हमारे पास ना 3 टाइप के कंपाउंड मिलते हैं लुईस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग टू, है ना। एक तो ऑक्टेट कंप्लीट था, जिनका नहीं होगा कंप्लीट उनमें 3 वैरायटी है। फर्स्ट वन इज नोन एज हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट का मतलब होता है जिनका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब आफ्टर बॉन्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे, उनको हम इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट बोलते हैं। सेकेंड वन इज हाइपर वैलेंट कंपाउंड। हाइपर वैलेंट का मतलब होता है जहां पे ऑक्टेट में एक्सपेंशन हो जाए, मतलब आफ्टर बॉन्डिंग सेंट्रल एटम कंटेन्स मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, इनको हाइपर वैलेंट बोलेंगे। एंड थर्ड वन इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करना है, आप एटॉमिक नंबर निकालना मॉलिक्यूल का, अगर ये ऑड है दैट मींस उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस रहेंगे, है ना। 8 इंटू +7 ये 23 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या दिख रहा होगा आपको, 15 इलेक्ट्रॉन है ना। ये Cl2 17 + 16 ये 33 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 कंपाउंड है ना, ये थोड़े से हमें रिलेट करने पड़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में आएंगे ना, वो इन्हीं तीनों से आते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे, NO, NO2 एंड ClO2। अब ये कंपाउंड भी स्टेबल होते हैं, बट इनका लॉजिक जो है ना, इनका लॉजिक हम नॉर्मल कंसेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इनके लिए हम स्पेशल बॉन्डिंग की बात करेंगे, है ना। स्पेशल बॉन्डिंग के हेल्प से हम इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। कोई कंफ्यूजन है भाई इस नहीं सर। पॉइंट? नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लॉजिक समझना कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब इसका लॉजिक सीखना हम लोगों को कि अगर किसी भी कंपाउंड में, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, अगर किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम वैलेंसी से अगर एक्सीड करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, देन वो एक्स्ट्रा बॉन्ड ऑलवेज कोऑर्डिनेट होता है। ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि in a particular compound if central atom exceeds its valency then those extra bond always act as coordinate bond। जैसे बोरोन है ना, तो बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 3 होते हैं, तो ये BF3 बना सकता है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बट हमारे पास कंपाउंड क्या दे दिया, BF4-। इसका मतलब बोरोन ने कितने बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड, है ना। तो मैंने जो लॉजिक सिखाया ना आपको कि जो एक्स्ट्रा बॉन्ड रहेगा वो एक्स्ट्रा बॉन्ड ऑलवेज कोऑर्डिनेट होता है ना। तो इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है हर जगह, ईच एंड एवरी केस में। अगर इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप यही लॉजिक याद रखोगे कि अगर सेंट्रल एटम अपने वैलेंसी को एक्सीड करके अगर बॉन्ड बनाए तो दो एक्स्ट्रा बॉन्ड आर ऑलवेज कोऑर्डिनेट इन नेचर। कोई कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे नहीं बच्चे, सर। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? जैसे इसमें बता, क्या इसमें कोऑर्डिनेट है, एक बार कंफर्म करिएगा आप लोग। अरिजीत, क्या इसमें कोऑर्डिनेट है भाई? देवार्गो, क्या इसमें कोऑर्डिनेट है? हाँ सर। इसमें कोऑर्डिनेट है भाई BH4- पे। अरे इसमें भी बोरोन 3 ही बनाता है, बना रहा है 4, तो ये भी कोऑर्डिनेट होगा। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, बना कितने रहे, 4, ये भी कोऑर्डिनेट। अब फॉस्फोरस के केस में ना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा, लॉजिक सीखना है ध्यान से कि फॉस्फोरस के में तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट मैं बोलूंगा PCl+4 में भी कोऑर्डिनेट है। कैसे, लॉजिक सीखते हैं। तो फॉस्फोरस जब अपने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा था ना, तो PCl3 का मतलब फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। और PCl4+ कैसे बना होगा, जब PCl3 ने Cl+ के साथ इंटरेक्ट किया है ना। तो ये जो भाई लोन पेयर जिसके पास रहेगा ये लुईस बेस है, और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो लुईस एसिड है। और जब भी एक लुईस बेस और लुईस एसिड आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेंगे, देन द नेचर ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज कोऑर्डिनेट, है ना। अगर लुईस बेस लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, उस केस में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड ऑलवेज कोऑर्डिनेट रहेगा। तो PCl4+ में भी जो बॉन्डिंग है वो कोऑर्डिनेट रही होगा। नाइट्रोजन में हम ये लॉजिक लगाएंगे कि सेंट्रल एटम 3 ही बॉन्ड बना सकता है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट होगा। PCl6 में भी हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस के पास 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5 ही बना सकता, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग इज ऑलवेज कोऑर्डिनेट, है ना। बेरिलियम 2 ही बॉन्ड बना सकता था, 4 बना रहा है, एक्स्ट्रा बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट। वाटर में ऑक्सीजन है, 2 ही बॉन्ड बना सकता, यहाँ पे 3 बना लिया, ऑल बॉन्ड आज कोऑर्डिनेट। कोई कंफ्यूजन है भाई? ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? ये सर कंसेप्ट सबको PCl4+ एक बार फिर से बता दीजिए। PCl4 एक बार फिर से बता देता हूँ। PCl4 में का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, PCl3 एंड Cl+ के कॉम्बिनेशन से, है ना। इसमें बोल सकते हैं ये लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर रहता है वो क्या होता है, लुईस बेस ना। हेलो, इसमें कोई हाँ सर। कंफ्यूजन है आपका? और Cl+ नो सर। का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लुईस एसिड होगा।
हाँ एंड लुईस बेस और लुईस एसिड जब भी अगर कहीं पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो करेगा ना, द नेचर ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज कोऑर्डिनेट, है ना। तो PCl4 प्लस में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लॉजिक क्लियर है? हाँ सर। तो मैंने नीचे लॉजिक पे लिख दिया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। एक तो पहला बेसिक डेफिनेशन है कि जहाँ पे लुईस एसिड और लुईस बेस कंबाइन करेंगे वो बॉन्ड ऑलवेज कोऑर्डिनेट होगा। एंड सेकेंड लॉजिक, अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम वैलेंसी से अगर हाइयर नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, देन दोज एक्स्ट्रा बॉन्ड आर ऑलवेज कोऑर्डिनेट इन नेचर। जैसे आपसे ये पूछ लेगा BeCl4-2 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। तो अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो आप यहाँ से बना सकते हो, बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 2 ही बना सकता है। कितने सराउंडिंग एटम, 4 हैं, तो 2 बॉन्ड जो होंगे उनका नेचर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये क्लियर? एक बार हाँ या ना कुछ तो बोल दो। हाँ सर। ये क्लियर है ना? हाँ सर। देन अपन आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ना कुछ पोस्टुलेट्स हैं। हम सिंपल बोलते हैं VBT क्या एक्सप्लेन करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। वही लॉजिक है कि भाई 2 एटम अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इनमें अट्रैक्शन लगेगा, है ना। अट्रैक्शन फोर्स इनफाइनाइट पे भी लगता है ना, लॉन्ग रेंज फोर्स था। और रिपल्सन होने के लिए दोनों को पास में आना पड़ेगा। और ये एनर्जी डायग्राम मैंने पहले पेज पे आपको बता दिया बॉन्डिंग में, है ना। वही लॉजिक है। अब हमें ना क्या करना रहता है, कुछ पॉइंट, कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं VBT के अकॉर्डिंग टू, कि जब भी अगर कहीं पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा ना, 2 एटम पास में आने चाहिए और उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। पहला पॉइंट ये है। अब जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा उन ऑर्बिटल में अनपेयर्ड और एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। ये मेन पॉइंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन। लैंग्वेज में कभी कभार ना मोर देन वन करेक्ट वाले जो है ना आजकल पैटर्न बन रहे, 4-5 स्टेटमेंट दे देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 5 चैप्टर से 5 पॉइंट उठाएगा, उसमें एक चैप्टर, इस चैप्टर से ये पॉइंट उठा लेगा, है ना। इनऑर्गेनिक के ही 5 चैप्टर से एक एक पॉइंट लेके बना देगा कंबाइन करके क्वेश्चन कि कितने करेक्ट है। तो हमें ये देखना है कि VBT होने के लिए ना अनपेयर्ड और एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी VBT हो पाएगा, है ना, मतलब ओवरलैपिंग होगा। एंड थर्ड पॉइंट है, एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग a new localized bond orbital is formed in which probability of finding electron is maximum। एक टर्म यहाँ से आया ओवरलैपिंग, पता है आप लोगों को, पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू ईच अदर इज नोन एज ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे ना हमें जो मेन पॉइंट पे फोकस करना है वो ये पॉइंट है कि ओवरलैपिंग बहुत सारे वैरायटी के हो सकते हैं, बट बॉन्ड का फॉर्मेशन उन्हीं ओवरलैपिंग में होगा जब ओवरलैपिंग का नेचर क्या रहे, पॉजिटिव रहे। अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग नहीं है फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से भी जेईई मेंस में पूछा जाता है ना, कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, आप क्या बोलोगे, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। अगर बोल दे कि निगेटिव ओवरलैपिंग results in formation of covalent bond, आप क्या बोलोगे, रॉन्ग है। जीरो ओवरलैपिंग कैन results in formation of covalent bond, ये हो जाएगा रॉन्ग, है ना। अब हमें 3 टाइप के टर्म आते देखने को मिलते हैं, एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव ओवरलैपिंग और तीसरा है जीरो ओवरलैपिंग। इन तीनों का मीनिंग समझना। एमओटी वाला भी लॉजिक जो है ना वो यहीं से डिफाइन होता है। तो ये चैप्टर किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले सोडिंगर वाले पैटर्न पे। तो सोडिंगर वेव इक्वेशन जब अपने बनाया था ना, तो साई जो था ना ऐसा जा रहा था, साई जो वेव फंक्शन, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये निगेटिव एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब अगर मान लो कि हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्सिस पे है और दूसरे के इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव एक्सिस पे है ना, तो ये कभी भी अगर आपस में ओवरलैप करेंगे ना तो ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इस में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के लिए ना हम ऑलवेज क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। इसका मीनिंग ये होता है कि जो वेव फंक्शन है ना, इस वेव फंक्शन का साइन ना सिमिलर होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव है और इसको मैंने पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करा दिया ना, तो ये दोनों का सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब सेम एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर दिख रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा। अगर एक का पॉजिटिव रहता और दूसरे का निगेटिव आ जाता, इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये कभी आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ऊपर दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, एक नीचे दिख रहा होगा, इस केस में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। अगर मान लो कि दोनों निगेटिव निगेटिव है, इसमें भी क्या बोलेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, बॉन्ड का डायरेक्शन सिमिलर डायरेक्शन में है।
एक पॉजिटिव निगेटिव है, क्या बोलेंगे इसको, निगेटिव ओवरलैपिंग बोल देते हैं। और कहीं पे अगर मान लो कि जैसे मैंने ये पी वाई ले लिया, तो पी वाई में एक पॉजिटिव एक निगेटिव है और इसको एस के साथ ओवरलैप करा दीजिए। तो एस का नेचर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, नॉन डायरेक्शनल था, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट निगेटिव है। तो जितने पॉजिटिव ओवरलैपिंग का एरिया है उतने ही निगेटिव ओवरलैपिंग के भी एरिया हो जाएंगे, तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे ओवरलैपिंग को हम जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमें 3 टाइप की ओवरलैपिंग देखने को मिलेंगे। सेम साइन के वेव फंक्शन अगर कंबाइन करेंगे तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है। इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अगर निगेटिव ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जीरो ओवरलैपिंग में भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग विल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो हमें क्या करना है, इसका नेचर देखना है। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल, है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड था, इसके अलोंग पी जेड अगर लगाओगे, एक ही ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हुए दिखेंगे, क्या बोलेंगे, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। पी एक्स अलोंग पी एक्स, है ना, तो जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव निगेटिव, है ना, ये भी आपस में कंबाइन करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है और एक पी एक्स लिया है अपन ने और एक एस ले लिया, तो इसमें जीरो ओवरलैपिंग का फंडा आएगा, ऊपर भी ओवरलैप नीचे भी ओवरलैप, तो ये दोनों ओवरलैपिंग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इस केस में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर पी जेड एंड एस है तो यहाँ पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पी वाई एंड पी वाई है, इस कंडीशन में भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक बोलेंगे अपन कि जहां पे भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी उन कंडीशन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, निगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस पॉइंट में भाई किन्हीं का भी कोई कंफ्यूजन एक बार कंफर्म करिए। अब टाइप ऑफ ओवरलैपिंग आपने पढ़ा है कि एक्सियल 2 टाइप की बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा एंड पाई। तो एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग से ना सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका मीनिंग ये है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग 2 ऑर्बिटल जब भी कंबाइन करेंगे, देन इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जैसे एस और एस है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपने जेड ले लिया, तो एस और एस आपस में इंटरेक्ट करके क्या बना लिए, एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन गए, है ना। अगर हमें एसपी का ओवरलैपिंग करना है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड ले लिया अपन ने, हमने पी जेड और एस का कंबाइन करा दिया, ये भी सिग्मा बॉन्ड है ना। देन थर्ड वन इज पीपी ओवरलैपिंग। तो पीपी और जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि सिग्मा बॉन्ड कितने टाइप के ओवरलैपिंग से बन सकते हैं, तो 3 ही वैरायटी है जहां पे सिग्मा बन सकता है, एक एसएस, एक एसपी और एक पीपी, है ना। इन्हीं 3 के रिजल्ट से हमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड वन इज साइडवेज लेटरल और पैरेलल ओवरलैपिंग एंड इट विल ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। जिस पॉइंट पे मेरे को ज्यादा फोकस करना रहेगा मैं उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा, है ना। बाकी पॉइंट को मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई यहाँ पे किन्हीं को भी? एक बार कंफर्म करिएगा किसी पॉइंट में अगर दिक्कत आई तो। नो सर। इसका मीनिंग क्या होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। यहाँ पे कैसा रहेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जब भी रहेंगे तभी हमारे पास क्या होने वाला है, साइडवेज ओवरलैपिंग। जैसे हमारे पास मान लो कि जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और पी वाई ले लिया, तो परपेंडिकुलर है, पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। तो पाई बॉन्ड बनाने के भी ना कितने टाइप हो सकते हैं, तो पहला है पी पाई, है ना, पी पाई डी पाई में भी हो सकता है, और तीसरा कंडीशन बनता है डी पाई में। तो जैसे अपन ने सिग्मा बॉन्ड को 3 तरीके से बनाया था ना, पाई बॉन्ड के भी 3 ही टाइप हो सकते हैं, पीपी पाई, डीपी पाई और पीडी पाई एंड डीडी पाई, ये 3 ही वैरायटी पॉसिबल है। अब एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग आते हैं जिसको बोलते हैं अपन डेल्टा बॉन्डिंग। अब इसका मीनिंग समझना कि डेल्टा बॉन्डिंग क्या है, कि जैसे हमारे पास डी जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था, और जेड एक्सिस पे ना हमने क्या किया है, 2 डी एक्स वाई ले लिया। तो डी वाई एक्स वाई क्या होते थे, प्लेनर, है ना। अब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो जेड एक्सिस क्या होगा, मैं जिस प्लेन पे लिख रहा हूँ ना उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस निकलेगा, इसी एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, डी जेड, है ना। तो डी जेड ओवरलैपिंग का मतलब ये हो गया कि मैं इस डी एक्स वाई को पकड़ता हूँ और इसके ऊपर ओवरलैप कर देता हूँ, है ना। मतलब अगर मान लो कि मैं पहला डी एक्स वाई ऐसे रखा था, तो दूसरा डी एक्स वाई कैसे दिखेगा, इसके ऊपर इंटरेक्ट करता हुआ दिखेगा, है ना। तो इस टाइप के बॉन्डिंग के लिए ना हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं भाई,
डेल्टा बॉन्डिंग, मतलब जिस केस में 4 के 4 लोब आपस में ओवरलैप कर लेना, उस टाइप के बॉन्ड को हम डेल्टा बॉन्ड बोलेंगे। सिग्मा बॉन्ड में 2 लोब ओवरलैप करते हैं, है ना। पाई बॉन्ड में भी दोनों के 2 लोब ओवरलैप करते हैं, ये इससे, है ना। डेल्टा बॉन्ड में चारों के चारों लोब क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, है ना। तो जब भी 4 के 4 लोब ओवरलैप कर लेंगे, उस केस में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। कोई कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे किन्हीं को भी? नहीं सर। चलिए अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है, इस देख लो, मैं इसको गाइड कर देता हूँ, है ना, कि नेचर ऑफ बॉन्ड बताइए। ये जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है अपन ने, और नेचर ऑफ बॉन्ड, अब इस पे थोड़ा फोकस करना है मेरे को कि क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से रहते हैं। इफ जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड these atomic orbitals overlaps with each other, then the nature of bond is, आप लोग को आंसर बताना है। S प्लस पी जेड, क्या बोलोगे, कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा पाई या डेल्टा? सिग्मा। सिग्मा। सिग्मा बनेगा। पीएक्स और पीएक्स में पाई। जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, हमेशा माइंड में ये रखना है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या गिवन है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना। तो जेड ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसको जेड मान लो। पीएक्स कैसा बनाओगे, जेड के परपेंडिकुलर वाई एक्स होता है ना। हमने पी एक्स बनाना है, तो पी इज डम्बल, है ना, और ये एक्स बनाया, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हुआ है, दैट मीन्स ये क्या बनेगा, पाई बनेगा। कोई कंफ्यूजन है? हेलो, नो सर। पीजेड सिग्मा। जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग सिग्मा बन जाएगा। पी वाई पाई। 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 डीएक्स जेड एक्स जेड ओवरलैपिंग, एक्स जेड ऑर्बिटल कैसा था, प्लेनर। एक्स जेड क्या होता है भाई, प्लेनर होता है ना। अब इसमें डी डेल्टा। जेड के अलॉन्ग करना है, और डी एक्स जेड है, एक्स जेड है, जेड जेड जेड। हेलो, देखो आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, डी एक्स वाई अगर रहा ना, तो एक्स वाई में जेड एक्सिस ये परपेंडिकुलर है ना। एक्स जेड का मतलब ये एक्स है और ये जेड है ना। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ही हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, तो परपेंडिकुलर में कैसा बॉन्ड बनेगा, पाई बनेगा। ये पाई। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। कहाँ पे मिस्टेक ये समझ में आया ना, कुछ कॉमन रहे ना तो वो कभी भी डेल्टा नहीं बनेगा, सिंपल समझिएगा। पी एक्स पी वाई में कैसा बॉन्ड बनेगा, ये जेड एक्सिस है, ये पी एक्स रहा, और ये पी वाई ले लिया अपन ने, ये जेड है। पी एक्स पी वाई, क्या कोई बॉन्डिंग होगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि तीनों आपस में अलग अलग प्लेन पे, दोनों सेम प्लेन में है ही नहीं। तो ये 3 कंडीशन ऐसे हैं जहां पे नो ओवरलैपिंग होगा। क्लियर है भाई? किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं सर। अब अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आपको देखने को मिलते हैं हर साल में, वो यहाँ पे देखने को मिलता है, या इसका एप्लीकेशन पार्ट कहाँ पूछ लेता है, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक में पूछ लेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इज, एंड ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है ना, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला साइज फैक्टर, है ना, एंड दूसरा डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो साइज और डायरेक्शनल में ना डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, साइज है। बट अगर कहीं पे साइज अगर सेम रहे ना, तो उस केस में हमें क्या देखना है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। ध्यान से समझना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, एंड दिस साइज फैक्टर इज मोर डोमिनेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इफ साइज इज कांस्टेंट, देन वी हैव टू फॉलो ऑलवेज द डायरेक्शनल लॉजिक। अब इसके पीछे लॉजिक क्या होता है समझना है ध्यान से। जैसे मान लो कि अपन एस ऑर्बिटल की बात करेंगे, तो एस ऑर्बिटल में अपन ने ये पढ़ा कि इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा। तो हर एक एक्सिस के अलोंग 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर मैं पी की बात करूं, तो पी में 2 ही लोब है, इन्हीं 2 लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रहा होगा, ये भी हाफ है, इधर भी हाफ है। तो पी जो होते हैं ना, ये डायरेक्शनल होता है, एस वाला जो फंडा था ना, तो वो इसके रिस्पेक्ट में कम डायरेक्शनल होगा, है ना। तो हमें लॉजिक ये देखना है कि जहां पे भी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, दैट इज परसेंटेज पी कैरेक्टर अगर आता है, तो उस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर देखने को मिलेगा। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? बच्चे एक बार कंफर्म करिएगा, कोई कंफ्यूजन नो सर। नहीं है। अब इसके बेसिस पे ना सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, मैं इस साइन को हटा दे रहा हूँ, है ना, आप लोग जल्दी जल्दी इनका आंसर बता दीजिएगा एक बार, है ना। हमें क्या करना है, यही 2 लॉजिक फॉलो करने हैं।
इसे पहले वाले में देखेंगे 1s हम पहले क्या देखेंगे साइज, है ना। साइज कहाँ से पता चलेगा, आगे लिखे हुए नंबर से। ये 1 1 है, ये 1 2 है ना। तो जिसका साइज स्मॉलर ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज था, तो जिसका साइज स्मॉलर उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, पहले वाले में ये ऑर्डर हो जाएगा। दूसरे वाले में देखिएगा 2 2 2 2, है ना। तो जहां पे साइज का वैल्यू कांस्टेंट हो जाए उस केस में फिर हम डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। मतलब इन सबसेल को देखना है अपने को, ये एस है, ये एस पी है। पी क्या नेचर क्या था, डायरेक्शनल या परसेंटेज पी कैरेक्टर इसमें आ रहा है, तो इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका हाइयर होगा, 2s2p का हाइयर होगा। ये लॉजिक समझ में आया बच्चे सबको, बच्चे हाँ ये सर। लॉजिक। चलिए तीसरे वाले का आंसर बताइए, क्या देखोगे 2 2 2 3, किसका हाइयर होगा। जहां 2 2 साइज में डिफरेंस दिखे, जिसका छोटा साइज वो लार्जर होगा, है ना। जहां पे साइज कांस्टेंट हो जाए 1 2 1 2, साइज क्या हो गया कांस्टेंट, तो फिर क्या देखना है सबसेल। सबसेल में क्या देखना है, पी कैरेक्टर, जिसका पी कैरेक्टर हाइयर वो बॉन्ड स्ट्रेंथ हाइयर। ये क्या दिखा 2 2 3 3, क्या बोलेंगे, साइज अगर डिफर कर रहा है तो डायरेक्शनल देखना ही नहीं है अपने को, कहाँ पे जाना है साइज पे। 2 2 2 2 2 2, साइज हर जगह कांस्टेंट, क्या देखना है डायरेक्शनल। पीपी मोर डायरेक्शनल देन एसपी एंड एसपी इज मोर डायरेक्शनल देन एसएस, तो ऑर्डर ये हो जाएगा। 3 3 2 2, साइज देखना है, ये हो जाएगा। 2 3 2 3, साइज कांस्टेंट है तो डायरेक्शनल देखेंगे तो ये हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है भाई सबको। डायरेक्शनल होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। हाँ डायरेक्शनल रहेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना, ओवरलैपिंग एरिया जो है वो एक्सिस के अलोंग है ना भाई, तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। हाँ इस सर। पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन, अरिजीत यहाँ कुछ कंफ्यूजन है आपका, एक बार कंफर्म करो। नहीं है। देवार्गो तेरा कोई कंफ्यूजन, नहीं सर। एक और देवार्गो होना, आपका भी कोई कंफ्यूजन है भाई देवार्गो। नो सर। नहीं। चलिए देन नेक्स्ट पॉइंट पे अपन मूव करते हैं, है ना। अब ये सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मैंने अभी पी ब्लॉक में ना बहुत बार पढ़ाया हूँ, नाइट्रोजन फैमिली में भी सिखाया था, ऑक्सीजन में भी सिखाया था, और हेलोजन में भी सिखाया था आपको एक लॉजिक, है ना, कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब वही लॉजिक अगर लगाते हैं 2 2 2 3 और 3 3 है, तो हर जगह क्या दिख रहा होगा आपको, पीपी दिख रहा होगा। पीपी में डायरेक्शनल है, साइज अगर अलग है तो हम साइज के अकॉर्डिंग टू चलेंगे। बट अगर साइज कांस्टेंट हो जाए ना और ऑर्बिटल का नेचर का चेंज है, पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई और डी पाई डी पाई अगर आ जाए, है ना, तो इसमें अगर हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ध्यान से समझिएगा इस फंडे को बहुत अच्छे से। तो डी ऑर्बिटल जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ना, ध्यान से देखना भाई ऐसे, तो हमने एमओटी में एक फंडा पढ़ा हुआ है कि अगर कहीं पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना एक सिंगल डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर आप बना, सॉरी, डी एक्स वाई अगर बना रहे हो ना, और यहाँ पे अगर मेरे को ओवरलैपिंग कराना है, तो ये जो लोब है ना, इस लोब में मोर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। अगर दोनों के ओरिएंटेशन सेम है ना, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो डी पाई जो होगा ना, ये मोर डायरेक्शनल होगा विद रिस्पेक्ट टू पी पाई एंड पी पाई, है ना। तो यही वो लॉजिक है जिसके रीजन से हमने पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह कुछ भी नया पॉइंट आता था ना, तो पी पाई बॉन्ड अपन 3 पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये सबसे वीकेस्ट पी पाई बॉन्ड होता है ना। 3 पी पाई इज वीकेस्ट पाई बॉन्ड, इसलिए कोई भी कंपाउंड जहां पे 3 पी पाई में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रहेगी, वो कंपाउंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ना करके सिंगल बॉन्ड के थ्रू पॉलीमर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। जैसे आपको याद हो तो P4, पी जो है ना वो P4 में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है, बट पी ट्रिपल बॉन्ड पी का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड 3 पाई है ना, और 3 पी पाई स्टेबल नहीं होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, बॉन्ड का नेचर 3 पी पाई है ना, ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, इसलिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए सल्फर नेचर में एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लॉजिक क्लियर है भाई सबको, दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग। पूछा जाएगा हाँ एन सर। ट्रिपल बॉन्ड एन कैन फॉर्म एग्जिस्ट बट वाई पी ट्रिपल बॉन्ड पी कैन नॉट एग्जिस्ट, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी जेईई मेंस में पूछे गए हैं, तो आप क्या बोलोगे, जो बॉन्ड बनेगा वो 3 पी पाई है, ये वीकेस्ट होता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, है ना।
अब इसके पीछे लॉजिक कुछ क्वेश्चन के थ्रू अपन करते हैं, जैसे C2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट वाई, है ना, ये फिर से पूछेगा, क्या बोलोगे, वही पी पाई की बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, है ना, तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। गैसियस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है बट सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। N ट्रिपल बॉन्ड N एग्जिस्ट बट P ट्रिपल बॉन्ड P डज नॉट एग्जिस्ट, 3p पाई, है ना। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट, S डबल बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, लॉजिक क्या है, 3p पाई। आई थिंक ये लॉजिक सबको समझ में आया होगा हाँ बच्चे सर। के लिए। थोड़ा एक बार रिपीट कर देंगे? भाई इसको 3 बार पढ़ा चुका हूँ, नाइट्रोजन फैमिली में भी, ऑक्सीजन में भी, हैलोजन में भी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 3p पाई में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स कम है ना, तो जिसमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स कम रहेगा बॉन्ड का नेचर क्या होगा, वीकर होगा, है ना। तो जहां पे भी अगर मान लो कि N=3 का मेंबर है, फॉस्फोरस कहाँ का मेंबर है, N=3 का, थर्ड पीरियड का, इसमें कौन से p ऑर्बिटल रहेंगे, 3p रहेंगे, है ना। तो ये अगर पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट भी करेगा तो ये वीकेस्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जो फिर से ब्रेक हो जाएगा, है ना, इसलिए ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। सल्फर कहाँ का मेंबर है, थर्ड पीरियड का, तो सेकेंड पीरियड वाले मेंबर बनाते हैं, क्योंकि 2p पाई इज स्टेबल, है ना, 3p पाई इज वीकेस्ट बॉन्ड। तो जहां पे भी 3p पाई के रीजन से मल्टीपल बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, हम क्या बोलेंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वीकेस्ट होता है। लॉजिक क्लियर है भाई देवार को अब? हाँ सर। चलिए भाई, अब इसी का फंडा है कैटेनेशन, ये भी मैंने अभी पी ब्लॉक में डिटेल में आपको समझाया था कि बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता था, साइज के फैक्टर पे। एंड सेकेंड लोन पेयर रिपल्सन, एंड दिस फैक्टर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर N=2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए, है ना। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में अगर पूछ ले कि कैटेनेशन का प्रॉपर्टी का ऑर्डर क्या होगा, है ना, तो कैटेनेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी पे, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है, कार्बन, और कार्बन में लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, रहता ही नहीं भाई कार्बन के पास लोन पेयर, तो ये लॉजिक तो लगेगा ही नहीं, तो हमें साइज के अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा। और यही वो रीजन है जिसके रीजन से पूरे पीरियोडिक टेबल में ना कार्बन सबसे हाईएस्ट कैटेनेशन शो करता है ना। ड्यू टू हाइयर बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और जहां पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा कंपाउंड बॉन्ड बनाता जाएगा। कोई दिक्कत बच्चे किसी को भी? अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे ज्यादा कैटेनेशन कौन शो करेगा, फॉस्फोरस। किस लॉजिक से, फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर रहता है, और सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड के एलिमेंट में हमें क्या देखना है ना, हाँ, सेकेंड पीरियड में क्या देखना है, लोन पेयर, तो नाइट्रोजन में क्या दिखेगा अपने को, लोन पेयर रिपल्सन। और ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ थर्ड वाले के बॉन्ड स्ट्रेंथ से कम हो जाता है। सो द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ PP बॉन्ड इज ग्रेटर देन NN, एंड बाकी ऑर्डर सेम चलेगा। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ऑक्सीजन सल्फर में, ऑक्सीजन कहाँ का मेंबर, सेकेंड पीरियड का, रिपल्सन हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड इज लेस देन सल्फर, है ना। ये भी क्वेश्चन PYQ का क्वेश्चन है ना, कि सल्फर और ऑक्सीजन में बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका हाइयर रहेगा, आप क्या बोलोगे, इसका हाइयर रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन वर्क करेगा, है ना। तो ऑक्सीजन फैमिली में मैक्सिमम कैटेनेशन इज सोन बाय सल्फर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हर साल जेई में पूछ लेता है ना, कोई ही ऐसा साल होगा जहां पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसी लॉजिक से फ्लोरीन और क्लोरीन में बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करें ना तो क्लोरीन का हाइयर होगा, क्यों, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन वर्क करेगा। और इसमें ना ऑर्डर थोड़ा और चेंज हो जाता है, क्लोरीन ना तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, देन आयोडीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हैलोजन फैमिली। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? बच्चे एक बार कंफर्म करिएगा, नहीं है ना, एक बार बोल दो हाँ या ना, है कंफ्यूजन? नो सर। देन हम डायरेक्ट चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं अपन। अब हाइब्रिडाइजेशन का फंडा कहाँ से आया ये तो पता ही होगा आपको, है ना। थोड़ा 1 मिनट में मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो मीथेन में क्या देखा गया भाई, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो इसमें, हेलो, क्लास में हो भाई, अभी मैं करता हूँ कॉल आपको, ठीक। तो ये जो दिख रहा है ना कि कार्बन हाइड्रोजन ना, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन खाली थे, P में 3 थे और एक S में थे। तो एक जो बॉन्ड बना होगा मीथेन का वो SS ओवरलैपिंग से बना,
और बाकी 3 जो बने ना वो sp से बने होंगे। और अकॉर्डिंग टू VBT द बॉन्ड एनर्जी ऑफ sp बॉन्ड इज ग्रेटर देन ss। क्यों? क्योंकि भाई साइज सेम है, तो हमें क्या देखना, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है ना। तो चारों बॉन्ड जो है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में 3 बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी अलग होना चाहिए, 1 बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू VBT। बट जब हम एक्सपेरिमेंटल डेटा निकाले ना, तो हर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी क्या था, सिमिलर था, है ना। इसके बाद ये पता चला कि हमने जो VBT में कंसेप्ट पढ़ा ना, वो गलत पढ़ लिया भाई, है ना। थोड़ा बहुत वो VBT हर एक कंपाउंड के लिए, मतलब बहुत सारे कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, बट जहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड बन जाए ना, उस केस में डायरेक्ट हम VBT का फंडा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बनाया गया, उसी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो ये जो मैं अभी एक्सप्लेन किया ना, ये लॉजिक से भी एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। 4 लैंग्वेज लिख दिया, बोल दिया भाई CH4 के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ना। लिखा रहेगा अकॉर्डिंग टू VBT, है ना। तो अगर VBT की बात करें ना, तो VBT के अकॉर्डिंग टू इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी अलग, 1 बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इस पे फोकस करिएगा, ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। और यही वो लॉजिक था कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब आप स्प्लिटिंग करवाते थे ना, तो ओवरलैपिंग जब भी होता था ना, तो इनका करवाते थे, क्योंकि इनमें एनर्जी गैप ज्यादा था, है ना। और एनर्जी गैप अगर हाइयर रहेगा, उस केस में हम ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। So as to redistribute their energy and resulting in the formation of new set of orbital of equivalent energy and shape are known as hybridization। अब मीथेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया हाइब्रिडाइजेशन से, कि भाई ये जो है ना, इस स्टेज में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, पहले ये सब आपस में मिल जा रहे हैं, है ना। तो एक S 3 P के साथ मिक्स किया, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा ना, इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज। और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे बनाया अपोजिट डायरेक्शन में, और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो एक sp3s हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग टू अब हम बॉन्ड देखेंगे ना CH4 में, तो हर एक बॉन्ड का नेचर क्या है, sp3s 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 sp3s। तो इसके अकॉर्डिंग टू हम ये बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे सिमिलर होगा। यहाँ पे किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है, एक बार कंफर्म करिएगा बच्चे, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं सर। नो सर। नहीं है ना, एक बार हाँ या ना कुछ तो बोल दो। नो सर। नहीं। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो ऐसे बनाते हैं, एक बड़ा सा लोब रहेगा, एक छोटा सा लोब रहेगा, एक को बोलते हैं मेजर, एक को बोलते हैं माइनर। ऑलवेज मेजर लोब विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, हमेशा मेजर लोब ही पार्टिसिपेट करेगा। अब इस कंसेप्ट के बेसिस पे ना, हमने कुछ फीचर्स लिखा है हाइब्रिडाइजेशन के, कुछ पॉस्टुलेट्स, कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे होंगे, है ना, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट्स हाइब्रिडाइज्ड, है ना। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में खुद को ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि इनके में रिपल्सन जो लगे ना, वो मिनिमम हो जाए, ताकि इनका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, है ना। तो हमारे पास कुछ फैक्ट है ना, इन फैक्ट का यूज करना है अपने को, कि अगर मान लो कि कम से कम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, तो एक S और एक P किया, है ना, तो इसको बोलते हैं अपन sp हाइब्रिडाइज्ड। तो S कोई भी ले सकते हैं, P में भी कोई भी आ सकता है। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे, अब 2 के बीच में रिपल्सन फोर्स सबसे कम कब लगेगा, जब इनके बीच बॉन्ड एंगल मैक्सिमम हो, दैट इज 180 डिग्री। अगर एक S और 2 P आपस में कंबाइन करे, तो 3 बना होगा। अब 3 जो है ना, वो खुद को ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री। sp3 में 4 रहेंगे, S और 3 px py pz कोई भी ले सकते हो आप, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इज आइदर 109.5 डिग्री लिखा मिलेगा या 109 डिग्री 28 मिनट लिखा मिलेगा। sp3d में ना, अब जब d ऑर्बिटल पहली बार आएगा ना हाइब्रिडाइजेशन में, ध्यान से सुनना है, तो हमें मोस्ट सिमेट्रिक d ऑर्बिटल यूज करना है। और d ऑर्बिटल में मैंने आपको एक फंडा ये सिखाया था कि 2 ऑर्बिटल क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एक्सियल डायरेक्शन में ही हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड रहे या फिर पाई बॉन्ड रहे, जो मोर एक्सियल रहेगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक ऑर्बिटल कौन सा है, dz²। तो sp3d में ना हम dz² जनरली कंसीडर करेंगे। और जब हम dz² कंसीडर करेंगे, देन जो शेप बनता है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर आपने dz² की जगह dx² y² अगर ले लिया, तो इस केस में जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे अपन स्क्वायर पिरामिडल।
कोई कंफ्यूजन है भाई? इसका यूज हमने कहाँ पढ़ा? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज किया है ना, यहाँ पे यूज नहीं होगा, ये हमने पूरे केमिकल बॉन्डिंग में यूज किया था। देन sp3d2 में दो मोस्ट सिमेट्रिक वाले कौन है? dz² एंड dx², ऑक्टाहेड्रल होता है, बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री है ना। और ये अपोजिट लोब वाले में बॉन्ड एंगल 180 होता है ना। मेनली हम 90 पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। अगर sp3d3 आ गया तो d तीसरा d कुछ भी ले सकते हो, dxy dyz dz² अकॉर्डिंग टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। द शेप विल बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागन का इंटरनल एंगल 72 होता है। ये ऊपर जो परपेंडिकुलर बना है वो 90 बनाएगा, और कुछ लोग आपस में 180 डिग्री पे भी रहेंगे, ये और ये लोग जो ऊपर और नीचे दिख रहे होंगे, है ना। अब हमें जो मेन पॉइंट पढ़ना है ना, बिल्कुल बच्चों वाला एक क्वेश्चन है, इससे आपके पेपर में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ध्यान से सुनिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो निकालते हैं ना वो स्टेरिक नंबर है ना, बिना पेन पेपर उठाए अपन सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को। तो हमें जस्ट ये याद रखना कि स्टेरिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, है ना। शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोल देंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मींस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब कैसे निकालेंगे, लॉजिक समझना, ध्यान देना। हमारे पास अगर I3+ है, 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान से सुनना है मेरे लैंग्वेज को, है ना भाई। अब I3+ लोगे ना तो इसका मतलब है कि एक कोई I सेंट्रल एटम था, जो भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रहेगा ना इसको आप ऑलवेज सेंट्रल एटम पे लेना। किस पे लेना भाई? सेंट्रल एटम। एटम पे अब आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 7, है ना। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, प्लस का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6 प्लस का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो रहता है ना वो एक बॉन्ड बनाता है। कितने बनाते हैं? एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इनका वैलेंस ही 1 था। ऑक्सीजन जब भी रहेगा 2 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, जिसमें एक सिग्मा एक पाई होता है। एक सिग्मा एक पाई। ऑक्सीजन क्या बनाता है भाई? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई रहेगा। कहीं पे 2 सिंगल बना ले तो इन दोनों को सिग्मा काउंट करेंगे। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। दैट मीन्स एक सिग्मा और 2 पाई रहने वाला। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब I3+ में हम बिना पेन पेपर उठाए कैसे सॉल्व करेंगे समझना है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, बचे कितने भाई? 6। कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन है। साइड में क्या दिख रहा है? हैलोजन। हैलोजन एक एक बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है? एक। 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों आई ने कंज्यूम कर लिया होगा, मतलब 2 बॉन्ड पेयर है ना। हमेशा सिंगल बॉन्ड को ही काउंट करना, सिग्मा। बचे कितने पास? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, 2bp 2lp4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। कोई कंफ्यूजन? नो कोई सर कंफ्यूज? PCl5 है ना, हमें बिना पेन पेपर उठाए देखना है। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक बार 5 रिपीट करिए। 5। कितने सराउंडिंग एटम है? 5। 5 का 5 बॉन्ड बन गया 5 सिग्मा। 5 सिग्मा का मतलब sp3d, है ना। अब काउंटिंग में मिस्टेक मत करना है। S का एक ही ऑर्बिटल था, P का 3 ऑर्बिटल था, D के 5 ऑर्बिटल रहते हैं ना। और 5 तक हम जाते भी नहीं है। एक S जितने नंबर रहेंगे ना उतने तक ही काउंट करना है। यहाँ पे पहले वाले में 4 नंबर तक काउंट करने थे तो sp3, दूसरे वाले में 5 तक गए तो sp3d। NH3 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5। वैलेंस शेल में देखना भाई, हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 बच गया, मतलब एक लोन पेयर, है ना। हमें सराउंडिंग एटम के अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पेयर बनाना है। 3bp 1lp sp3। वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके पास? 6 6। 2 हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड पेयर बना दिया, बच्चे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2lp। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? थोड़ा क्विक क्विक बताना भाई, कोई कंफ्यूजन? नो सर नहीं सर। SF6 में सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 एक ही 6 फ्लोरीन ने खा लिए इलेक्ट्रॉन, है ना। फ्लोरीन एक एक खाता है ना, तो sp3d2। कंफ्यूजन? नो सर नहीं सर। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। सराउंडिंग एटम हैलोजन एक एक बॉन्ड बनाता, 7 के साथ खत्म हो गए, sp3d3। कंफ्यूजन? नो सर जेनॉन फ्लोराइड, ये क्वेश्चन है जेई एडवांस का, है ना। ये 4 मिला के अभी आगे मैं करवाया हूँ। जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन बाहर रखा हुआ है, 2bp लिख देना। कितने? 2bp। बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का मतलब 3lp, है ना। 3 2 5 sp3d हो गया। क्लियर? हाँ सर यहाँ पे भी जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8। बाहर में 4 दिख रहा है, फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाता है, मतलब 4bp हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 2lp हो गया। क्या बन जाएगा भाई? sp3d2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई?
नो सर। XeO2F2। अब यहाँ पे देखिएगा, समझना फिर से वही, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन भाई कंज्यूम करेगा? 2। ऑक्सीजन के केस में 2 बॉन्ड लिखना बट काउंट 1 करना। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है बट हमें काउंट 1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, पाई को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिए होंगे बट काउंट क्या करेंगे? 2 BP फॉर ऑक्सीजन। फ्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 BP। तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए। ऑक्सीजन खाता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कंज्यूम करता है, काउंट 1 करेंगे। इसने 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिया होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया, तो 2 BP यहाँ से, 2 BP यहाँ से, 4 BP है। और 4 BP बनाने में 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 लोन पेयर है, sp3d। कोई कंफ्यूजन बच्चे? किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? एक बार कंफर्म करिए, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? भाई यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? नो सर। NO3 माइनस में देखना, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे बस। माइनस मतलब 1 और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 6 हो गए। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है? 2। 3 इलेक्ट्रॉन ने 6 के 6 कंज्यूम कर दिए। 3 बॉन्ड पेयर है ओनली, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और उस डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, तो sp2 हो जाएगा। क्लियर? भाई बोलना हाँ या ना, भाई बोल हाँ या ना, ये समझ में आया sp2 क्यों? हाँ सर। NO2 प्लस, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। प्लस का मतलब बचे कितने? 4 बचे। सराउंडिंग एटम 2 ऑक्सीजन, 4 के 4 खत्म कर दिए भाई, है ना। 2 BP है, क्या हो जाएगा? sp। कोई दिक्कत? भाई नो बोल सर। हाँ या ना। जेनॉन फ्लोराइड में बताना, XeF5 माइनस। जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस के रीजन से 1 इलेक्ट्रॉन और हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। 5 फ्लोरीन ने 5 BP बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, मतलब 2 LP हो गया। 5 + 2 7 sp3d3, है ना। तो हमें बिना पेन पेपर उठाए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, इस कंसेप्ट पे सब कुछ आपसे सॉल्व हो जाएंगे ना, मेहनत नहीं करना आपको, है ना। देन कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन पूछ लेता है रिलेट करके। ट्रिपल बॉन्ड वाला ऑलवेज sp, डबल बॉन्ड वाला ऑलवेज sp2 और सिंगल बॉन्ड वाला ऑलवेज sp3। क्लियर है? क्लियर है भाई? हेलो हेलो। हाँ सर। चलिए, एक नोट का पॉइंट कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा, कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में बढ़ेगा ना, बॉन्ड एंगल बढ़ते जाते हैं। कैसे देखना, है ना। लॉजिक समझना है कि बॉन्ड एंगल कैसे बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ कैसे डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगा। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर है तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ दिखेगा? sp में, और sp का बॉन्ड एंगल 180 था। sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर इससे कम है, बॉन्ड एंगल 120 है। sp3 में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। sp3d में जैसे जैसे कोई दूसरे एटम बढ़ते जाएंगे ना, सबसे एस कैरेक्टर घटता जाएगा, तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करते जाता है ना। sp3d में बॉन्ड एंगल क्या था भाई, है ना, 90 डिग्री और 120 डिग्री, वो वाला लॉजिक लगा लेते हैं। तो आपसे ना एक रिलेशन ये भी पूछ लेगा कि एज परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। किन्हीं बच्चे को कोई कंफ्यूजन है इसमें? एक बार कंफर्म करिएगा, हाँ या ना। भाई है क्या? नो सर। चलिए, दूसरा पॉइंट, डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में तभी पार्टिसिपेट करता है, एक डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में तभी पार्टिसिपेट करता है ना, जब सराउंडिंग एटम जो रहे ना भाई, वो सेंट्रल एटम से मोर निगेटिव रहे, है ना। जैसे sp3d, हमने जितने भी लास्ट पेज पे लिखे ना, डी वाला, डी कहाँ कहाँ आया? इसमें डी आया। फ्लोरीन मोर निगेटिव है इसलिए डी आया, है ना। इसमें देखिएगा डी आया, क्यों आया डी? क्योंकि ओ और एफ मोर निगेटिव था। इसमें भी डी आया, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन मोर निगेटिव है ना। तो जहां पे डी ऑर्बिटल तभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा जब सराउंडिंग एटम इज मोर निगेटिव देन सेंट्रल एटम रहे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछे ना तो वो इस टेबल से पूछ लेता है ना। PCl5 सॉलिड का आपसे पूछ लेगा हाइब्रिडाइजेशन। तो जितने भी सॉलिड कंपाउंड रहते हैं ना, वो लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। लैटिस का मतलब ये 2 पार्ट में डिसोसिएट होंगे, कैटायन और एनाइन में, है ना। अब लॉजिक हम सिंपल सा याद रखेंगे कि कैटायन और एनाइन वही पॉसिबल होगा जो इस एटम का वैलेंसी होता था। फॉस्फोरस का वैलेंसी क्या था? 3 और 5। फॉस्फोरस का वैलेंसी क्या था? 3 और 5, है ना। मैं थोड़ा सा एक शॉर्टकट का लॉजिक बता दे रहा हूँ आपको, ये कहीं पे लिख दे कि PCl3 प्लस बनेगा,
है ना, PCl। तो PCl3 प्लस में फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नहीं दिखेगा आपको, है ना। तो PCl4 का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना, x - 4 इक्वल्स टू प्लस का 1, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x विल बी +5। ये इसके वैलेंसी के इक्वल था, ये बनता है भाई। PCl6 माइनस में अगर निकालोगे तो x - 6 इक्वल्स टू -1, दैट इज x इक्वल्स टू -1 प्लस का 6, दैट इज 5, है ना। ये भी फास्फोरस के वैलेंसी में था, तो ये दोनों कंपाउंड ही बना लेता है। PBr5 में ये लार्जर एटम है, तो लार्जर एटम में थोड़ा सा डिसोसिएशन का पैटर्न चेंज हो जाता है, बट ये लॉजिक अगर याद रखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ये प्लस का 5 है और ब्रोमाइड -1 एग्जिस्ट करता है ना। कुछ और लिख देता मैं, मान लो कि PBr7 प्लस लिख देता, क्या बोलोगे? एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है भाई? ये लॉजिक क्लियर है? बोल दे हाँ या ना। हाँ ये सर। क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, PCl5 के केटायन और एनायन का हाइब्रिडाइजेशन। अब PCl6 में वही लॉजिक लगाइए। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 होते हैं। माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, 6 हो गए। सराउंडिंग एटम 6 के 6 सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हैं, तो 6 बॉन्ड पेयर मतलब sp3d2। PCl4 में वही लॉजिक लगा दो, कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे। प्लस का मतलब 4 हो गया, 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं, sp3 हो गया। कोई दिक्कत भाई किन्हीं को? सर PBr3 एक रिएजेंट होता है ना? अब PBr3 में वो इसके ऊपर लोन पेयर रहता है, उसको बोलते हैं PBr3, है ना। ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। अच्छा क्लियर? अच्छा, हाँ सर। आयनिक कंपाउंड अगर बनाओगे तो आपके ऊपर चार्ज दिखना चाहिए, आइदर कैटाइन या फिर एनाइन, ठीक है ना। ओके सर। तो PBr5 जो है इसमें क्या दिखेगा? Br+, Br-, I में भी सेम पैटर्न में ब्रेक होता है। N2O5 से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो N2O5 को हम NO2 और NO3 में ब्रेक कर देते हैं। इसमें भी वही लॉजिक फॉलो करेगा, है ना। x - 4 इक्वल्स टू +1, दैट इज x का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा, है ना। NO3 माइनस की अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन +5 शो कर सकता है, बट 5 बॉन्ड नहीं बनाता है ना। NO3 माइनस की बात करेंगे तो x - 6 इक्वल्स टू -1, दैट इज x वैल्यू इज +5, है ना। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 हो सकता है ना, बट ये 5 बॉन्ड नहीं बनाता था, अपन ने ये पढ़ा हुआ है। तो हम इस कंपाउंड को ऐसे ब्रेक कर रहे हैं कि जैसे ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। N2O4 NO+ और NO3- में डिसोसिएट होता है। जेनोन हेक्साफ्लोराइड XeF+ और F- में डिसोसिएट होता है। Cl2O6 ClO2+ ClO4 ये सारे हैलोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, और नाइट्रोजन और हैलोजन में मैंने सारे पॉइंट आपको एक बार लिखाया हुआ है, आप नोट्स को फॉलो करिएगा, समझ में आ जाएगा। बेटर है कि आप इस पेज को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। और इसको भी रिवाइज नहीं करना है तो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन दिख जाएंगे, है ना। लास्ट 5 भी अगर टाइम नहीं है आपके पास तो लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइएगा। इस बार केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज ज्यादा दिखने वाला आपको पेपर में, है ना। अब क्वेश्चन ये पूछता है Pi5 एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, वाई PCl5 एग्जिस्ट, वाई। तो सराउंडिंग एटम अगर लार्जर बल्कियर रहे ना भाई, तो ये आपस में टच होने लगेंगे, और टच होने से स्टेरिक रिपल्सन लग जाएगा, है ना। तो हमेशा लॉजिक ये बोलते हैं कि जब भी हम ऐसा कोई कंपाउंड बनाते हैं ना, तो सेंट्रल एटम लार्जर होना चाहिए, सराउंडिंग एटम छोटा होना चाहिए, है ना। तभी वो कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करने की टेंडेंसी, या दोनों ही सेम पीरियड के होने चाहिए, है ना। अगर एक मान लो सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पे थर्ड वाले पीरियड का एलिमेंट अगर लगा दो और बहुत ज्यादा एटम अगर लगा दो, तो उस केस में स्टेरिक क्राउडिंग होगा, और ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग वो कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये लॉजिक क्लियर है भाई सबको? एक बार हाँ या ना कुछ तो बोलिए। नवार को ये क्लियर है ना भाई? हाँ सर। चलिए, अब इसी हाइब्रिडाइजेशन का ना एक फंडा और आया, इस फंडे को बोलते हैं अपन VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बताया कि कंपाउंड के ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया था, है ना। अब हमें शेप की अगर बात करनी हो ना, 8-10 पे करेंगे कॉल, 8-10 तक। तो सेकेंड है VSEPR। VSEPR इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसको बोलते हैं अपन मिनिमम रिपल्सन थ्योरी। तो किसी भी, ये मेनली ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बाय द हेल्प ऑफ VSEPR थ्योरी। अब ये भी उसी फंडे पे डिपेंड करेगा कि हम जब भी ज्योमेट्री निकालते हैं ना, तो ज्योमेट्री हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर के हेल्प से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर का मीनिंग है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना। बॉन्ड पेयर में ऑलवेज वी हैव टू फॉलो द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब एक पॉइंट आएगा, एक रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं, एक इरेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। तो रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना रहे
और जितने भी बॉन्ड बने हैं ना वो सिमिलर टाइप ऑफ एटम के मिड में बनेगा, देन हम इसको बोलेंगे रेगुलर ज्योमेट्री। जैसे PCl5, इसके 5 के बॉन्ड थे, लोन पेयर 0 है और पांचों बॉन्ड P और Cl के मिड बना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये रेगुलर ज्योमेट्री वाला कंपाउंड है। CH4 क्या बोलेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री वाला कंपाउंड है। CH3Cl क्या बोलेंगे, ये रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का था, 1 बॉन्ड कार्बन क्लोरीन का है ना। तो अगर लोन पेयर रहे या फिर सिमिलर एटम के मिड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो रेगुलर ज्योमेट्री, अगर इनको फॉलो नहीं करेगा तो इररेगुलर ज्योमेट्री। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट फोकस करने हैं अपने को कि नंबर ऑफ बॉन्ड पे 2 में जो ज्योमेट्री होता है ना, एक्चुअल ज्योमेट्री, ये इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो हाइब्रिडाइजेशन से निकल के आता है। अब आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी करेगा कहीं कहीं क्वेश्चन के लैंग्वेज में। अगर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री लिख दे ना तो ये हाइब्रिडाइज्ड ज्योमेट्री की बात कर रहा है, जो हाइब्रिडाइजेशन से समझ में आया। और ज्योमेट्री और शेप पूछे ना तो ये VSEPR के अकॉर्डिंग टू है कि लोन पेयर अगर कहीं पे आता है, मैं इसको रख दूं ना, प्लेस कर दूं, देन जो शेप या ज्योमेट्री मिल रहा है हम उसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री और शेप बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन वाले फंडे को ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट करेगा। तो दो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 था, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर रहे, तो शेप क्या होता है भाई, लीनियर, है ना। ज्योमेट्री भी क्या होगा, लीनियर ही होगा। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आप कर लोगे आसानी से, टेंशन फ्री होके। अगर हमारे पास एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर रहे तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो लीनियर बोलेंगे, बट शेप एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। हम क्या बोलेंगे, शेप ऐसा रहेगा लॉलीपॉप की तरह, है ना। और बॉन्ड एंगल, जब भी अगर बॉन्ड एंगल निकालेंगे ना तो मिनिमम 2 बॉन्ड चाहिए हमें बॉन्ड एंगल को डिसाइड करने के लिए, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसका एग्जांपल अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोलोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्योमेट्री तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, बट बॉन्ड एंगल अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर 3 रहा, इसमें क्या बनता है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। अब 3 की जगह ना एक लोन पेयर रख दो, तो जब भी अगर कहीं पे, जब तक 2 ज्योमेट्री जो है ना उसमें डायरेक्शन अलग अलग टाइप के कंपाउंड रहते हैं, सिमिलर पोजीशन है, बाकी सब में हम क्या बोलते हैं, ऑल पोजीशन आर सिमिलर। तो ट्राइगोनल प्लेनर में ऑल पोजीशन सिमिलर है, आप एक लोन पेयर कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे एक लोन पेयर प्लेस कर दिया तो ये लोन पेयर जो है ना, इस शेप को हम क्या बोल देंगे, ये तो एक वी शेप दिख रहा होगा, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, बेंट शेप या फिर एंगुलर शेप बोल देते हैं। अब कहीं पे भी अगर लोन पेयर आए ना तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या करते हैं, आपस में रिपल्सन लगाते हैं। हमेशा लोन पेयर सेंट्रल एटम के ज्यादा पास रहता है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर पे रिपल्सन लगाएगा, है ना। तो जितने भी इरेगुलर ज्योमेट्री रहते हैं ना, इरेगुलर ज्योमेट्री के केस में बॉन्ड एंगल जनरली डिक्रीज करता हुआ दिखेगा। तो इसका बॉन्ड एंगल अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप क्या बोलोगे, लेस देन 120 डिग्री होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इस पे एक लोन पेयर आ गया। अगर मैं 2 लोन पेयर ले लूं, 2 लोन पेयर में लीनियर है, बट यहाँ पे कोई भी बॉन्ड एंगल का फंडा वर्क नहीं करेगा। अगर 4 है, 4 और 0 का कॉम्बिनेशन, ऑल पोजीशन आर सिमिलर, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। अगर 3 और 1 आया, ऑल पोजीशन आर सिमिलर, तो इसको बोलेंगे पिरामिडल, है ना। बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 डिग्री, सेम लॉजिक रिपल्सन के रीजन से। अगर हम 2bp 2lp कर दे तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, मच लेस देन 109.5 डिग्री। अगर 1,3 है तो बॉन्ड एंगल अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। देन हमारा जो पहला पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस है वो है 5 वाले कंडीशन को, कि 5 और 0 रहे ना, तो 5 और 0 को बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में हम बोलते हैं ऑल पोजीशन आर नॉट सिमिलर, है ना। ये कॉम्बिनेशन है, हम इसको ऐसे लिख देंगे, sp3d इज कॉम्बिनेशन ऑफ sp2 एंड pd। sp2 क्या था, 120 वाला सेगमेंट, और pd यहाँ दिख रहा है, तो ये pd एक्सियल वाला सेगमेंट था, ये इक्वेटोरियल वाला सेगमेंट है ना। तो इसमें कितने 120 डिग्री एंगल होते हैं, 3 एंगल 120 डिग्री का है। ये जो एक्सियल परपेंडिकुलर है तो 6 एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, और एक एंगल जो है ना, जो ये दिख रहा होगा, इसमें 180 डिग्री का होगा, है ना। इसको बोलते हैं अपन 60, 90 और 120 को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ये जो 180 है इसको अपन एंटी एंगल बोल देते हैं, ठीक है। तो एक लॉजिक पूछा जाता है कि इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सियल का बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से लार्जर होगा। बच्चे इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? नो सर। अगर 4 और 1 का कॉम्बिनेशन कर दे, अब ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा, नीचे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर आए ना तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं?
इक्वेटोरियल पे, है ना। क्यों रखते हैं, एक रूल है ना, उस रूल के अकॉर्डिंग टू बेंट रूल अपन बोलते हैं, है ना। वो अभी नीचे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी टीबीपी में एलपी है ना, लोन पेयर आए तो हमेशा इक्वेटोरियल पे रखना। एक लोन पेयर आए इक्वेटोरियल पे रखोगे, ये सीसॉ की तरह दिख रहा होगा ना, ये सीसॉ है ऐसा। दो लोन पेयर आएगा, इसको बोलते हैं टी सेप, है ना। सेम फंडे से आप निकालोगे, कैलकुलेट कर लोगे। अगर 3 के 3 लोन पेयर आ जाए तो यहाँ पे लीनियर बन जाता है। और लीनियर के केस में ना हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड एंगल थे, 180 और 120। यहाँ पे लोन पेयर रहने के बाद भी बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि तीनों लोन पेयर आपने कहाँ रख दिया, इक्वेटोरियल पे। अब हमारे पास 2 ही बॉन्ड है जिनके मिड एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, तो बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन, इस पॉइंट में बच्चे किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है? हेलो, एक बार सर इसमें कंफर्म कर। डिस्टॉर्शन नहीं आएगा? नहीं, इसमें ये तीनों अलग प्लेन में है, ये तीनों अलग प्लेन में है ना, तो डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा ना। हेलो, ये हाँ आप सर, बोल नो। सकते हैं ये रेगुलर में है ना, तो रेगुलर में जितना इधर से डिस्टॉर्ट कर रहा होगा, ये फिर से इधर से कर दिया तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। क्लियर? वेक्टर का एडिशन लगा दीजिए। क्लियर है ना? हाँ सर। देन अगर 6 और 0 का कॉम्बिनेशन में है ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, है ना। या हम इसको बोलेंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल, है ना। ये बेस हमारा स्क्वायर है, एक ऊपर एक नीचे है। तो इसमें क्वेश्चन इंटीजर टाइप ऑफ पूछेगा कि कितने 90 डिग्री एंगल बनेंगे। तो 4 इस प्लेन में बन रहा होगा आपस में 90, 4 ये परपेंडिकुलर और 4 ये नीचे के परपेंडिकुलर। तो टोटल 12 90 डिग्री एंगल बनते हैं और 3 180 डिग्री एंगल बनेंगे। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नो सर। हमें 5 और 1 का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, तो एक लोन पेयर, ये ऑल पोजीशन सिमिलर है, कहीं पे भी रख दो, है ना। तो हम ऐसा पोजीशन पे रखते हैं ताकि हमें ज्योमेट्री पता चल पाए। तो ये होता है स्क्वायर पिरामिडल। अब इसके रीजन से डिस्टॉर्शन आएगा। तो पहले 12 एंगल थे, अब एक लोन पेयर रखने से 4 एंगल गायब हो गए ऊपर के, तो अब 8 ही एंगल बचे होंगे, और ये 8 एंगल जो है ना, वो लेस देन 90 डिग्री रहेंगे। कोई कंफ्यूजन बच्चे? तो ये भी आपसे कहीं कहीं ना क्वेश्चन पूछ लेगा लैंग्वेज के फॉर्म में, है ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अगर बनाए ना कि एक लोन पे रहने से कितने 90 लेस देन 90 डिग्री वाले एंगल रहेंगे इंटीजर टाइप में, तो आप क्या बोलोगे? 8 है ना। अगर रेगुलर ज्योमेट्री रहा तो 90 डिग्री वाले कितने एंगल है? 12 हो जाएंगे। सर अगर नीचे वाले दो, में डिस्टॉर्शन आएगा क्या? नीचे वाले में डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका लॉजिक देखना है। क्योंकि ये जो है ना सेम प्लेन में है ना, हमेशा जो डिस्टॉर्शन का फंडा लेते हैं वो एडजेसेंट वाले पे लेके चलते हैं, ये एंटी पोजीशन पे है, ठीक है। ओके सर। मैं इसको भी नीचे एक्सप्लेन करूंगा बेंट रूल में कि डिस्टॉर्शन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। तो ये ऑलवेज एडजेसेंट पोजीशन पे ही डिस्टॉर्शन की बात करते हैं। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे है ना, 2 लोन पेयर आ गए, तो यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसने इसको रिपेल किया, इधर से इसने इसको रिपेल कर दिया, तो जितना ये इधर मैग्नीट्यूड लगा रहा होगा, सेम मैग्नीट्यूड से ये भी रिपेल किया होगा। ये होता है स्क्वायर प्लेनर, और बॉन्ड एंगल में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक अब ये लॉजिक क्लियर है ना। इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है। कंफ्यूजन है यहाँ पे? कंफ्यूजन? भाई एडजेसेंट का मतलब 90 डिग्री, एडजेसेंट का मतलब 90 डिग्री, एंटी का मतलब 180 डिग्री। तो इसका 90 ये था, इसका 90 ये था, इसने इसको रिपेल किया होगा। सेम फोर्स से इधर भी रिपेल किया, तो ये फिर से अपनी जगह पे आ गया होगा, ये भी अपनी जगह पे आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अगर हमारे पास sp3d3 रहे, 7 और 0 का कॉम्बिनेशन, तो इसको बोलते हैं पेंटागोनल पाई पिरामिडल। इसमें भी दोनों पोजीशन सिमिलर नहीं होते, है ना। ये एक्सियल होगा, ये इक्वेटोरियल होगा। एक्सियल का बॉन्ड लेंथ यहाँ पे भी इक्वेटोरियल से जाता रहेगा, है ना। हमारा बेस जो है वो पेंटागन है, बाकी दो परपेंडिकुलर है। तो बेस में एंगल 72 है, 72 के 5 एंगल दिखेंगे, 90 के 10 एंगल दिखेंगे, 5 ऊपर 5 नीचे, है ना। और 180 वाले ये जो एंटी पोजीशन है उसमें आपको एंगल देखने को मिलेगा। 6 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हमने एक्सपेक्ट किया था कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए, है ना। हमने एक्सपेक्ट किया है ये कि लोन पेयर हम कहाँ रखेंगे, एक्सियल पे रखते हैं। अब ये जो लॉजिक है ना, अभी तक कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल डिस्कवर नहीं हुआ जो इस ज्योमेट्री को फॉलो कर रहा है। तो हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चलते हैं कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल में हम हाइपोथेटिकली ये बोलेंगे कि अगर लोन पेयर आता है तो हम उसको कहाँ रखने वाले हैं, एक्सियल पे रखते हैं। कोई कंफ्यूजन है भाई? क्यों नो रखेंगे सर। एक्सियल पे, ये बेंट रूल में समझ में आएगा। तीसरा है 7 और 5 और 2 का कॉम्बिनेशन आए ना, तो ये भी हम भी क्या बोलेंगे, हमारा एक्सपेक्टेड था पेंटागोनल प्लेनर होना चाहिए, है ना। और ये XEF5 माइनस इसका शेप है, ये ना हो कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है।
क्यों होता है इसका लॉजिक अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो वीएसई पीआर थ्योरी जो था ना, वीएसई पीआर थ्योरी एक्चुअली ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और ज्योमेट्री जो है ना हम उनके रिपल्सन के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। अब हमें एक सिंपल सा फंडा ये लेके चलना है कि जब भी हम रिपल्सन की बात करेंगे तो हमारे पास 3 टाइप के रिपल्सन दिख रहे होंगे, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर जो रहता है ना वो सेंट्रल एटम के थोड़ा ज्यादा पास में रहता है। मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हूँ, थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा कि लोन पेयर सेंट्रल एटम के ज्यादा पास दिख रहा होगा, है ना, तो इसकी रिपल्सन का मैग्नीट्यूड हाइयर दिख रहा है। अगर हम बॉन्ड पेयर बनाते हैं ना तो बॉन्ड का मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम के बीच में शेयर हो गया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर रहेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर रहा है, और गैप अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इनका रिपल्सन का पावर जो है ना वो थोड़ा सा कम हो गया, है ना। इसलिए लोन पेयर के मैग्नीट्यूड को हम हाई लेके चलते हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में इसके रीजन से रिपल्सन थोड़ा सा कम लगा होगा। अगर दोनों बॉन्ड पेयर है तो रिपल्सन और कम हो गया होगा, है ना। तो ऑर्डर क्या होता है, एलपी 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 बीपी बीपी बीपी। कोई कंफ्यूजन? नो सर। कंफ्यूजन? अब हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इक्वेटोरियल पे ही लोन पेयर क्यों रखते हैं, आपको ये चार डायग्राम बना के दे देगा, पूछ लेगा इनके स्टेबिलिटी को कंपेयर करिए। लॉजिक समझते हैं कि अगर हमारे पास एक लोन पेयर है तो हमने दोनों चॉइस ले लिया, है ना। एक बार इक्वेटोरियल पे लगा के देख लेते हैं, एक बार एक्सियल पे लगा के देख लेते हैं। तो जब मैंने इसको इक्वेटोरियल पे लगाया ना, हमेशा ये एडजेसेंट पे ही लगाएगा। एडजेसेंट का मतलब 90 डिग्री। रिपल्सन की बात हम ऑलवेज कहाँ करने वाले हैं, 90 डिग्री पे। तो इस लोन पेयर के रेफरेंस में 90 कहाँ दिख रहा होगा, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, तो यहाँ पे दो एलपी बीपी रिपल्सन लग रहा होगा। कोई कंफ्यूजन बच्चे? और अगर हम नो सर। एक्सियल पे रखेंगे ना तो ये 3 के साथ 90 बना रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 एलपी बीपी लग रहा है। अब दोनों में ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल कौन सा, जहाँ पे रिपल्सन कम लगेगा, इसमें 2 इसमें 3, तो ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, एक लोन पेयर रहे ना तो हम कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पे रखते हैं। लॉजिक क्लियर? अब बोलोगे एक में तो समझ में आ गया, दो में रख के बताओ, तो दो में रख के बताता हूँ, देखना भाई। अगर मैं दो लोन पेयर लेके चलूंगा, इधर और इधर है ना भाई, तो इसने क्या लगाया होगा, इधर लगाया होगा 90 पे, इसने कहाँ लगाया होगा, इधर लगाया होगा 90 पे, है ना। मैंने लिख भी दिया कि लोन पेयर अगर दो लोन पेयर 90 डिग्री पे रहे ना, दो लोन पेयर अगर 90 डिग्री पे रहे तभी इनके रिपल्सन को हम कंसीडर करते हैं, है ना। अगर नहीं रहे तो फिर इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। लोन पेयर 120 डिग्री पे रहेगा तो इसके रिपल्सन को कंसीडर नहीं करते। एडजेसेंट पोजीशन का मतलब है कि बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 90। तो इन दोनों लोन पेयर में ना कोई रिपल्सन नहीं लग रहा है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नो सर। इस लोन पेयर के रीजन से रिपल्सन नहीं लग रहा होगा, है ना। अब हम इसमें रिपल्सन अगर कंसीडर करें तो ये थोड़ा सा इसको रिपेल कर रहा होगा, है ना। ये इसको भी रिपेल कर रहा होगा क्योंकि ये और ये बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल है। कोई कंफ्यूजन भाई? नो सर। और सर एक जब बार ये ये क्या क्या फिर से बोलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला भाई? भाई ये दोनों लोन पेयर 120 पे थे ना, तो इनके मिड में रिपल्सन नहीं लगा। लोन पेयर रिपल्सन 0 है, बट ये इसके साथ तो 90 पे है ना, ये इसके परपेंडिकुलर था, तो ये लगाया होगा कुछ ना कुछ रिपल्सन। क्लियर? हाँ सर। इसके रीजन से थोड़ा सा रिपल्सन वर्क कर रहा है। हमने थोड़ा सा अमाउंट इधर भी कंसीडर कर लिया कि इसके रीजन से थोड़ा रिपल्सन इस पे भी लगा होगा, है ना, बहुत कम लगा होगा। तो एलपी बीपी के रिपल्सन टोटल अगर बोले ना तो 4 लग रहे होंगे। इसमें देखिएगा, अगर मैं एक इक्वेटोरियल पे रख दूं और एक एंटी पे रख दूं, तो अब लोन पेयर कहाँ आ गए, 90 पे, तो 90 पे एलपी एलपी रिपल्सन भी लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई था, और एलपी बीपी पे 3 लग रहे होंगे। अगर दोनों को मैं एंटी पे रख दूं, है ना, तो अभी लोन पेयर 0, बट लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने लग रहे होंगे, 6 लग रहे होंगे। अब इन तीनों केस में ना हमें ये देखना है कि ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो जहां एलपी लगेगा, ये तो भाई सबसे खतरनाक वाला लगा रहा है, ये तो फॉलो ही नहीं करेंगे अपन। तो हमारे पास दो चॉइस है, इसमें 6 रिपल्सन, इसमें 4 रिपल्सन, तो 4 वाले में ज्यादा स्टेबिलिटी दिखेगा। तो दो लोन पेयर आया ना, तब भी हम कहाँ पे देख रहे हैं, इक्वेटोरियल वाला ही स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है ना। तो हमने एक फाइनल पॉइंट कंक्लूड किया बाय द हेल्प ऑफ बेंट रूल, है ना, कि जब भी कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट दिखे आपको sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में, है ना, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है ना वो मोर डिस्टेंस पे रखेंगे अपन, है ना। मोर डिस्टेंस पे रखने से भी ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, है ना।
और जो लोन पेयर रहता है, लोन पेयर हमेशा सेंट्रल एटम के पास रखना है ना। तो सेंट्रल एटम के पास कौन सा रहेगा, ये इक्वेटोरियल वाला पोजीशन रहता है, तो हम लोन पेयर ऑलवेज कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? या हम ये बोल सकते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लेस है ना, वहां पे लोन पेयर रखेंगे। हमने इसको sp2 बोला है, इसको pd बोला है। और आपने बचपन में पढ़ा होगा या केमिस्ट्री में जब पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे ना, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो ये मोर निगेटिव है तो लोन पेयर हमेशा न्यूक्लियस के पास रहेगा। इसमें एस कैरेक्टर नहीं है तो नहीं है, तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रखेंगे। कोई कंफ्यूजन भाई? बेंट रूल का स्टेटमेंट सबको समझ में आया? sp3d में लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे रहता है, मोर निगेटिव हमेशा कहाँ रहेगा, एक्सियल पे। भाई किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? अरे बोल तो एक बार हाँ या ना। सर बोल रहे थे बेंट रूल सिर्फ टीबीपी के लिए है। हाँ, बेंट रूल सिर्फ टीबीपी के लिए। ओके सर। क्लियर? हाँ सर। sp3d में भी अभी लगाएंगे, है ना। टीबीपी और पीबीपी जो इरेगुलर वाला था ना, जिसमें दो डिफरेंट पोजीशन है, उसमें बेंट रूल लगाते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी मैं दिखाऊंगा sp3d3 में बेंट रूल कैसे लगाते हैं। ठीक है, हाँ सर। चलिए। अब आपसे ना इस पे बेसिस पे क्वेश्चन ये पूछ लेता है, PCl3F2 का स्ट्रक्चर बना दो, PCl4F का स्ट्रक्चर बना दो, है ना। या PCl2F3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा पूछ लेगा आपसे। तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग टू फ्लोरीन और क्लोरीन में मोर निगेटिव कौन सा भाई, फ्लोरीन है। फ्लोरीन कहाँ रखोगे, एक्सियल पे रखना, है ना। और क्लोरीन कहाँ रहेगा, इक्वेटोरियल पे रह जाएगा, है ना। Cl ऐसा बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में बहुत बार पूछा गया, लास्ट रिसेंट ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। मोर नेगेटिव रिपल्शन ज्यादा होता है इसलिए एक्सियल में रहता है। नहीं, रिपल्सन नहीं ज्यादा रहेगा, मोर निगेटिव ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की टेंडेंसी से इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में बाइंड हो जाएगा। और लोन पेयर हमेशा न्यूक्लियस के पास रहना चाहेगा, तो जो मोर निगेटिव वाला पोजीशन है वहीं पे हम लोन पेयर रखेंगे। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। चलिए। तो मैंने एक दो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिखा दिया है, देखिएगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जहां बढ़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस बढ़ता है, लोन पेयर हमेशा न्यूक्लियस के पास रहता है। अब सेकेंड पॉइंट जो आता है ना, कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे XeF6 IF6 माइनस और XeOF5 माइनस, इनमें वही लॉजिक लगाइए, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, सब में वही आएगा। 7 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस का 1 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन में 6 है, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। इसमें भी सेम वही लॉजिक, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 प्लस 1 9 हो गया। 5 बॉन्ड पेयर कहाँ से आए, फ्लोरीन के रीजन से, इसने 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया होगा बट 1 BP बनाया होगा। 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d3, है ना। अब sp3d3 में एक लोन पेयर वाला अभी तक कोई कंपाउंड हमें दिखा नहीं था, हमने बस एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा बनना चाहिए, है ना। तो हमने सोचा था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, पेंटागोनल बनना चाहिए, पेंटागोनल पिरामिडल दिखना चाहिए। एक लोन पेयर हम कहाँ लगाएंगे, एक्सियल पे लगाएंगे। बट नेचर में ये जो कंपाउंड है ना, ये कैप्ड ऑक्टाहेड्रल में या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में एग्जिस्ट करता है। ये आपको याद ही रखना पड़ता है लॉजिक, है ना, कि XeF6 या 6+1 वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, कुछ भी अगर दे दे, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल होगा, है ना। तो ये 6 के 6 हमें क्या दिख रहे होंगे, बॉन्ड पेयर, है ना, रेगुलर ज्योमेट्री। और एक जो लोन पेयर है ना, वो यहाँ पे घूमता रहेगा। हम इस लोन पेयर को बोलते हैं स्टीरियो केमिकली एक्टिव, है ना। अपन ने स्टीरियो आइसोमर पढ़ा था, घूमने वाला। तो ये 6 के 6 प्लेन जो 8 फेस है ना ऑक्टाहेड्रल का, ये कहीं पे भी आप बना सकते हो, इधर 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 इधर, कहीं पे भी बना सकते हो, है ना। तो ये जो लोन पेयर रहता है, इस लोन पेयर को हम स्पेशल नेम से बोलते हैं स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि लोन पेयर किसी भी फेस पे रह सकता है, जो हमारे पास 8 फेस थे, उस 8 फेस में कहीं पे भी हम लगा सकते हैं। तो आपसे ना लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में ये भी बोल देगा कि इन केस ऑफ एक्सी रीजन एसर्शन में कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF6 इज sp3d3, है ना। नीचे कुछ रीजन लिख देगा कि द लोन पेयर प्रेजेंट इन XeF6 इज स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर एंड इट विल बी प्रेजेंट ऑन एनी फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। आप क्या बोलोगे, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, है ना, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर। कोई कंफ्यूजन है? सर एनी फेस मतलब कौन से प्लेन में? कोई ऑक्टाहेड्रल के कितने फेस होते हैं, 8 फेस होते हैं ना, किसी भी फेस पे रह सकते हैं। क्लियर है? ओके सर। ऑक्टाहेड्रल के 8 फेस होंगे ना, ये फेस ले लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, इधर 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 कहीं पे भी लगा सकते हैं। 2 पीछे भी दिख रहा होगा, तो हम वो फेस में कहीं पे भी रख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके सर।
अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल में बेंट रूल अगर अपन लगाए ना, ध्यान से सुनिएगा कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल में हम 2 कंसीडर ले 2 पॉइंट कंसीडर करके चलते हैं। ये हमारे पास पेंटागन दिख रहा होगा, मैं साइड में एक पेंटागन बना के सिखा रहा हूँ आपको। ये 1, ये 2, ये है अपना 3, ये रहा 4 और ये रहा 5, है ना। ये पेंटागन बना दिया अपन ने। ये रहा अपना सेंट्रल एटम, तो हमने 1, 2, 3, 4 और ये 5 बना दिया। और 2 एक्सियल प्लेन को ना मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, एक इधर एक इधर। अब हमारे पास 2 चॉइस है, आइदर हम लोन पेयर यहाँ पे रख सकते हैं या लोन पेयर हम इस पोजीशन पे रख सकते हैं। तो जिस टाइम पे अपन यहाँ पे लोन पेयर रखेंगे ना, देखिएगा मैं इसको ऐसा लोन पेयर बना दे रहा हूँ। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला एक्सिस था, ये कितने डिग्री एंगल पे है? 90 डिग्री एंगल पे है ना। और जब हम यहाँ पे लोन पेयर रख देंगे ना, तो ये कितने एंगल पे है? 72 डिग्री पे है। अब एंगल जितना कम रहेगा, हम क्या बोलेंगे, वहां पे रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने से बॉन्ड एंगल 72 डिग्री है, एक्सियल पोजीशन पे रखने से बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। आप लोग बताइए रिपल्सन कहाँ लगेगा ज्यादा? जहां एंगल कम रहेगा, है ना। तो इसलिए पीबीपी में ना, जब भी अगर लोन पेयर आएगा, लोन पेयर हम ऑलवेज कहाँ रखते हैं? एक्सियल पे रखते हैं। ये बच्चे सबको समझ में आया? बच्चे ये लॉजिक सबको समझ में आया? एक बार कंफर्म Yes. करिए हाँ या ना। बॉन्ड एंगल कम है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, है ना। 572 का रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, है ना, 590 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो जितना कम बॉन्ड एंगल है, रिपल्सन का फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। इसलिए पीवीपी में ऑलवेज लोन पेयर कहाँ रखेंगे? एक्सियल पे रखेंगे। बच्चे किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? सर इसमें तो पांचों बॉन्ड के साथ ही लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होगा ना 90 डिग्री के लिए। हाँ हाँ, पांचों के साथ रहेगा। 72 में भी पांचों के साथ रहेगा, सेम प्लेन में। हेलो, ओके सर। इसमें भी पांचों 72 पे ही है ना। अगर हम इसके बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो ये सबके सब 72 पे है ना। हेलो, हाँ सर। तो 72 वाले में 572 का लग रहा है, यहाँ पे 590 का लग रहा है। तो 72 वाले में रिपल्सन क्या लगेगा? ज्यादा लग जाएगा। क्लियर है? हेलो, सर 72 पे रखने से पांचों के साथ कहाँ लग रहा है? देखिए मैं बता रहा हूँ, 72 पे रखेंगे ना, तो ये अगर मान लो एक लोन पेयर ऐसा लगा देते हैं, देखिएगा इसका एडजेसेंट पोजीशन क्या क्या है। एक ये रहेगा जो पास वाला दिख रहा है 72, हाँ सर। ये क्या दिखेगा? 90, ये क्या दिखा? 90, है ना, बोल सकते हैं। और थोड़ा सा इसका इफेक्ट इधर भी लग रहा होगा। क्लियर है? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ। बट ऊपर वाले पे रखोगे तो ये पांचों 90 में लग रहा है। तो 90 का अगर मान ले मैग्नीट्यूड, अगर मैं मान लेता हूँ एक्स ले लेता हूँ, तो ऊपर वाले पे रखने पे 5x रिपल्सन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे रिपल्सन का मैग्नीट्यूड सेम है। बट जब आप 72 पे रखोगे ना, तो 2 रिपल्सन कहाँ लगता हुआ दिख रहा होगा? इस एडजेसेंट पोजीशन पे, इसके रीजन से, है ना। और 2 कहाँ पे लगता हुआ दिख रहा होगा? ऊपर। अब इसका मैग्नीट्यूड ना ऊपर वाले के मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में बहुत हाइयर होगा। 72 डिग्री का मतलब लेस एंगल है। ये पॉइंट क्लियर है? तो हाँ रिपल्सन सर। का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के रीजन से ये पोजीशन ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। कंफ्यूजन? नो सर। तो हम ऑलवेज पीबीपी में कहाँ रखेंगे लोन पेयर? एक्सियल पे। टीबीपी में कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे। अब जो ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड थे ना, NO2 और ClO2, इसमें आपको कंफ्यूज करेगा इनका हाइब्रिडाइजेशन पूछ के, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना है कि जनरली जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, वो हाइयर एनर्जी लेवल में रहते हैं, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। बट अगर सराउंडिंग एटम मोर निगेटिव रहे ना, तो मोर निगेटिव के रीजन से सेंट्रल एटम पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव, है ना। और इस डेल्टा पॉजिटिव के मैग्नीट्यूड के रीजन से ये निगेटिव चार्ज ना इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ना, या ट्रैप हो जाता है। आप ये बोलोगे पॉजिटिव निगेटिव में ट्रैप हो जाएगा ये। तो जब ये ट्रैप हो जाएगा ना, तो उस केस में हम इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी ना, ऑड इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा था, इस ऑड इलेक्ट्रॉन को भी ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करते हैं। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है ना। हम इसको लोन पेयर की तरह ही काउंट करेंगे, और ये पार्टिसिपेशन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी शो कर देगा। लॉजिक ये है
if surrounding atom is more negative than central atom, then positive charge develops on the central atom, and due to this positive charge, this unpaired electron, ये negative है, इस positive की तरफ attract हो जाता है, trap हो जाता है, और इसका energy region जो है ना, जो higher energy level पे था, वो low energy level में पहुंच गया, है ना। मतलब bond pair जो है ना, ये unpaired electron और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, है ना, ये सबके सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो हमें इन तीनों में ये याद रखना है कि NO रहे या NO2 रहे और ClO2 रहे, ये तीन ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज थे, इनके ऑड इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर मैं इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालूं ना, तो अभी क्या दिख रहा है, 2 बॉन्ड पेयर, बट इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी हम लोन पेयर की तरह काउंट करेंगे, एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। सेम कंडीशन ClO3 माइनस पॉइंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में भी निकालेंगे, है ना। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव, फिर से आया डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो था ये हाइब्रिडेशन में काउंट हो जाएगा, 3bp + 1 lp sp3 पिरामिडल हो गया। CF3 सेम लॉजिक लगाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, क्लोरीन इज मोर नेगेटिव, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट कराएंगे। बट अगर CS3 बोल देना, तो CS3 में ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि कार्बन इज मोर नेगेटिव देन हाइड्रोजन, है ना। तो इसमें ये लेस नेगेटिव है, तो इसमें हम नॉर्मल के थ्रू चलेंगे, इसको हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं करने वाले अपन, इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। ये लॉजिक बच्चे सबको समझ में आया? हाँ सर। इससे भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं जेईई मेंस में। तो मैंने ये लैंग्वेज यहाँ पे लिख दिया है ना, आप एक बार इसके थ्रू, वही सेम लैंग्वेज लिखा हुआ है कि सराउंडिंग एटम अगर मोर नेगेटिव रहे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमें एप्लीकेशन ऑफ BSc-PR की बात करनी है। तो एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है ना, ये मैच द कॉलम था, इस मैच द कॉलम को हम एक बार सॉल्व करते हैं, है ना, जो लॉजिक मैंने सिखाया आपको। और इसमें एक ये पॉइंट भी यूज होगा कि हमने लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन देख लिया था, बट अगर कहीं पे डबल बॉन्ड और लोन पेयर आ जाए, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाए, और डबल बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इनमें जो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड का ऑर्डर रहेगा, डबल लोन पेयर का मैग्नीट्यूड सबसे हाई है, देन डबल डबल, एंड आफ्टर दैट डबल और ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग टू लिस्ट मैच करना, पहले तो मैट्रिक्स मैच करना रहता था, पूरा टफ भी बोलते थे क्वेश्चन। अभी ये लिस्ट मैच वाले पैटर्न आने से ना, आप ऑप्शन देख के सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं। अब NO2 में अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 2 बॉन्ड पेयर दिख रहा होगा, और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब सराउंडिंग एटम क्या दिखेगा आपको, मोर नेगेटिव है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, दैट मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है भाई? इन्हीं का कोई कंफ्यूजन नो है सर। इसमें? तो नहीं। अगर NO2 माइनस की बात करेंगे, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस का मतलब 6 हो गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन के रीजन से मैं ये बोलूंगा कि 2 BP है और 1 LP है ना, ये भी sp2 हो गया, ठीक है। NO3 माइनस में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड पेयर ही दिखेंगे, ये भी sp2 है ना। और NO2 प्लस की बात करें तो ये sp दिख रहा होगा। अब sp का मतलब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, तो D का तो P हमें समझ में आ गया है ना। जो रेगुलर वाले हैं हम पहले उनकी बात कर लेते हैं, D का क्या हो गया, P, है ना। अब एक sp2 और अपन ने निकाला था NO3 माइनस का, NO3 माइनस में 3bp दिख रहे होंगे आपको, तो 3bp के रीजन से इसका 120 आ गया। इन दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे लिस्ट मैच में, जिसमें आप इन्हीं दोनों के हेल्प से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर उसने कुछ अच्छा ऑप्शन बना दिया ना, फिर आप थोड़े से फंसोगे, कहाँ पे फंसोगे समझना है। अब NO2 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन देखना है हमें। एंड NO2 प्लस का अगर स्ट्रक्चर, सॉरी, NO2 माइनस का अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, है ना, तो NO2 माइनस में हमारे पास क्या था, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये डबल बॉन्ड और लोन पेयर है। तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर का रिपल्सन और डबल बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, हमें ये दोनों कंसीडर करना है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, है ना, ये अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये रिपल्सन का मैग्नीट्यूड हाइयर था, रिपल्सन के रीजन से बॉन्ड में क्या दिखा होगा आपको, कॉन्ट्रैक्शन आया होगा बॉन्ड एंगल में। तो NO2 माइनस का जो बॉन्ड एंगल आएगा
वो क्या हो गया भाई, लेस देन 120। लेस देन 120 एक ही ऑप्शन दिखा, 115 हो जाएगा। बट आपसे ना कहीं कहीं रीजन एसर्शन में इसके क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर आप गलत कर लोगे। लिस्ट मैच पूछा तो आप करेक्ट कर लोगे कि एक ही ऑप्शन बचा, 134 हो जाएगा, है ना। बट ये 134 हमने तो ये पढ़ा है रिपल्सन के रीजन से बॉन्ड एंगल कम होता था, बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो अपन एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी क्या रहता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इधर डबल बॉन्ड रिपल्सन वर्क कर रहा है, और इधर डबल बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन वर्क कर रहा है। और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना ऑड इलेक्ट्रॉन में इसका मैग्नीट्यूड हाइयर था, है ना। तो ड्यू टू हाइयर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिपल्सन फोर्स बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने के बदले इंक्रीज कर जाता है ना, 134 डिग्री। तो रीजन पूछ लेगा आपसे, एक असर्शन गिवन रहेगा कि इन केस ऑफ NO2 बॉन्ड एंगल इज 134 डिग्री, है ना। और इसका रीजन लिख देगा, इन केस ऑफ NO2 द रिपल्सन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज मोर डोमिनेटिंग देन डबल बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। देन आप क्या बोलोगे, ये करेक्ट है ना। अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं मिला देन उस केस में आप क्या बोलोगे, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट। बच्चे यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड मानना है? हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब डबल ही होता है ना, सेंट्रल एटम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके सर। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? एक बार कंफर्म करिएगा। नो सर। चलिए नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल की। अगर बात करें सेकेंड एप्लीकेशन, तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो सेंट्रल एटम अगर सेम रहे, है ना, अगर सेंट्रल एटम अलग अलग है तो हमें ये लगाना, सेंट्रल एटम अगर सेम रहे तो हमें ये लगाना है। जैसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है NH3 और NF3, हमें क्या देखना है, सेंट्रल एटम कैसा है, सेम है भाई, तो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग तो चलेंगे। सराउंडिंग में जिसका निगेटिविटी ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। अब हो सकता है कि पेपर के टाइम में आपको ये लॉजिक याद नहीं रहे, आप इसको डायरेक्टली कर लो, इसको इनवर्सली कर लो, है ना। तो उसके लिए कंसेप्ट अपन सीखते हैं। हम क्या करेंगे, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कैसे। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, है ना। शेप कैसा होता है, पिरामिडल। अब इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इधर इस डायरेक्शन में वेक्टर लग रहा होगा, है ना, फोर्स। और लोन पेयर का डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम लेके चलते हैं, है ना, हम ये लॉजिक लगाते हैं। या रिपल्सन फोर्स अगर देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, और इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया होगा, है ना। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन 109 डिग्री तो हो रहा है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन एट द प्लेस ऑफ नाइट्रोजन ये ज्यादा रिपल्सन नहीं लगा पाएगा, है ना। बट अगर NF3 की बात करें तो इधर के भी इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए, इधर शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए। तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, रिवीजन पर्पज से थोड़ा बेटर दिखेगा आपको। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ दिखेगा, इस साइड में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम लगेगा, कम रहेगा, और कम वाले को ये ऑक्सीजन इजिली क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है ना। तो रिपल्सन के रीजन से इसके बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट में? कोई कंफ्यूजन है बच्चे, एक बार कंफर्म करिएगा। अगर आपको ये लॉजिक याद नहीं रहे तो ये लॉजिक लगा लेना। किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए देन सेकेंड है H2O और H2S में क्या देखना, सेंट्रल एटम सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है तो निगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देख लेना, या तो हम उसके अकॉर्डिंग टू चलेंगे, अगर नहीं ये याद रहा तो हम ये लगाएंगे। ऑक्सीजन और सल्फर में मोर निगेटिव कौन सा, ऑक्सीजन, ये ज्यादा खींचा होगा तो लोन पेयर का रिपल्सन इधर कम लगेगा, इस पे लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा लगेगा क्योंकि ये कम पावरफुल से खींच रहा होगा, है ना। H2O और F2O सेंट्रल एटम सेम है तो सराउंडिंग देखना, सराउंडिंग एटम में क्या था, 1 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, फिर से वही लॉजिक। इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, फ्लोरीन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है ये ज्यादा रिपेल कर देगा, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इधर, ये रिपेल कर रहा होगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा। तो H2O का बॉन्ड एंगल F2O से ज्यादा होता है। और ClF3 एंड BrF3 सेंट्रल एटम का सेम टाइप में सेंट्रल एटम देख लीजिए, सेंट्रल एटम इज मोर निगेटिव, बॉन्ड एंगल इज हाइयर, है ना। अब यहाँ पे आपको एक टेंशन आएगा, समझना है, ध्यान दीजिएगा।
कि अगर हम इन सब की अगर बॉन्ड एंगल को कंपेयर करोगे ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का डिफरेंस दिखेगा। बट अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की अगर बॉन्ड एंगल की बात करें ना, तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 होता है, और रिमेनिंग जितने भी हाइड्राइड दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इनका बॉन्ड एंगल नियर बाय 90 दिख रहा होगा, है ना। इस पॉइंट को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक पंडा नया रूल डिसाइड होता है, इसको बोलते हैं ड्रैगोज रूल, है ना। अब ड्रैगोज रूल कब एप्लीकेबल होगा? इसके लिए 3 कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? जो भी कंपाउंड रहेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए, पहला कंडीशन। सेंट्रल एटम थर्ड रो या उसके बिलो का होना चाहिए, है ना। सेंट्रल एटम ऑलवेज सेकेंड पीरियड का नहीं होना चाहिए, आप ऐसे याद रख लो। सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का नहीं होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, है ना। एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज लेस एंड इक्वल्स टू 2.5 होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन रहेगा तभी हम ड्रैगोज रूल लगाएंगे, है ना। आप अगर एक भी कंडीशन याद रख लोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। 2 कर याद रख लेना, तीसरा नहीं भी याद रखोगे तब भी चलेगा। कि सेंट्रल एटम मस्ट बी फ्रॉम थर्ड पीरियड के बिलो का होना चाहिए, एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। चेक करते हैं, इसमें देखोगे 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, sp3 है, sp3 है, sp3 sp3, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, है ना। तो ड्रैगो रूल ने ये बताया कि जब भी अगर इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, उस केस में जो लोन पेयर रहते हैं, अगर फास्फोरस का लोन पेयर अगर आप रखोगे 3s2 3p3, है ना, तो 3s2 जो है ना वो न्यूक्लियस के थोड़ा ज्यादा पास है, इसमें न्यूक्लियस ने ज्यादा फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन लगा दिया है, तो इसके लोन पेयर जो है ना वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर इसके लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जहां पे भी लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, उसके लिए एक टर्म बोल देगा स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव, है ना। कि लोन पेयर सेंट्रल एटम पे है, कहीं घूम वगैरह नहीं रहा है, हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएगा, तो इसको स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव बोलेंगे। अब जो 3 बॉन्ड बनेगा, एक 3 पी में इलेक्ट्रॉन 3 दिख रहे हैं, तो एक पी एक्स होगा, एक पी वाई होगा, एक पी जेड होगा, है ना। तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहेंगे? एक्सिस के अलॉन्ग, है ना। और एक्सिस के अलॉन्ग जो भी ओवरलैपिंग होता था वो हम किससे डील करते थे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग टू डील करते थे। एंड एक्सिस में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो रिपल्सन जो भी होगा ना वो थोड़ा बहुत रिपल्सन लगेगा, 90 के नियर बाई ही बॉन्ड एंगल रहने वाले। तो ड्रैगो भाई साहब ने क्या बताया कि अगर n इक्वल्स टू 3 या उसके बिलो के कोई भी मेंबर रहेंगे, उस केस में हाइब्रिडाइजेशन ना होके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग टू ऑलवेज बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई द बॉन्ड एंगल विल बी ऑलवेज नियर बाय 90 डिग्री। इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है क्या? हेलो। तो ये सब में वीवीटी लग रहा है, इसमें क्या लगेगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के रीजन से NH3 में अगर नेचर ऑफ बॉन्ड पूछे ना तो क्या बोलोगे? sp3 1s हाइब्रिडाइज है ना। इसमें प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो 3p 1s, 4p 1s, 5p 1s और ये 6p 1s वाला बॉन्ड रहेगा। इन्हीं बच्चे का कोई कंफ्यूजन है? एक बार कंफर्म करिए। नो सर। नहीं। सेम फंडा इसमें भी देखते हैं, क्या sp3 है? बोलोगे हाँ है ना। तो वाटर का बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा दिखेगा, ये हाइब्रिड है ड्रैगो के अकॉर्डिंग टू, ये ड्रैगो के अकॉर्डिंग टू वीबीटी से बना रहा होगा, इसमें बॉन्ड एंगल नियर बाय 90 डिग्री। कंफ्यूजन नहीं है ना भाई? एक बार नो हाँ या सर। ना कुछ तो बोल, बहुत अच्छे बच्चे हो। चलते हैं। अब अगर मान लीजिए कि कहीं पे pf3 सारे एटम अगर सेम रहे ना, देन हमें सराउंडिंग एटम को देखना है ना। सराउंडिंग एटम में अगर सब sp3 आ गए, ये सारे के सारे sp3 दिख रहे होंगे, तो सराउंडिंग एटम जितना लार्जर रहेगा स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा लगेगा भाई। स्टेरिक रिपल्सन के रीजन से बॉन्ड एंगल में चेंज दिखेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे भी ज्यादा वेरिएशन नहीं दिख रहा है ना। तो ड्यू टू सराउंडिंग एटम की बात कर लो। अगर बोरोन की कंपाउंड रहे ना हैलाइड, इसमें भाई कहीं पे लोन पेयर है ही नहीं, है ना। तो अगर लोन पेयर है ही नहीं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अप्लाई भी कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, ये हमेशा रेगुलर ज्योमेट्री है, और रेगुलर ज्योमेट्री के केस में बॉन्ड एंगल ऑलवेज इक्वल रहने वाला। कोई कंफ्यूजन बच्चे? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? सर इसमें साइज नहीं दिखना है? नहीं, इसमें साइज रेगुलर ज्योमेट्री में साइज वगैरह नहीं देखना। जहाँ पे भी इरेगुलर आए ना, लोन पेयर आ जाए, तभी PI3 में हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे लोन पेयर रखा हुआ है, तो इसने आई को रिपेल किया होगा, आई को रिपेल किया इसलिए इस पे रिपल्सन ज्यादा लगा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ लोन पेयर नहीं रहेगा तो ये फ्री है इधर भी घूमने के लिए, बोल सकते हैं ना। हाँ सर। तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? सेम रहने वाला। अब आपसे एक डायग्राम बना के क्वेश्चन पूछेगा, है ना। 2 हाइड्रोजन लगा दिया, 2 फ्लोरीन लगा दिया, इन बॉन्ड एंगल को कुछ सिर्फ A B से मार्क कर देगा, पूछ लेगा कभी
भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना। तो हमें क्या देखना है, सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम तो सेम है, जो मोर निगेटिव रहेगा उसका बॉन्ड एंगल कम रहेगा, जो लेस निगेटिव है उसका बॉन्ड एंगल लार्जर रहेगा। कोई कंफ्यूजन बच्चे, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे कंसेप्ट के थ्रू चलते हैं, है ना। अभी तक जो भी कंसेप्ट पढ़े ना, अगर सर आपने ये बोलिए बोलिए, एक बार ऊपर दिखा है। देख ले भाई, कोई टेंशन है कहीं पे क्या? सर बोरोन में तो एक क्लोन पेयर होता है। वाह, नया डिस्कवरी किया, एक बुक लिख केमिस्ट्री का। बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। भाई 3 में कहाँ से लोन पेयर आ गया? गलती से बोल दिया। हाँ, तो अब सही, पेपर में गलती कंसेप्ट मत लगाना। चल, अब अभी तक जो भी सिखाया वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट ये क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर गलत कर लोगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक अलग कंसेप्ट है, समझना है भाई ध्यान से, कि अगर OH2 और OCl2 आ जाए, तो अभी तक जो कंसेप्ट लगा रहे थे ना, कि सराउंडिंग एटम अगर मोर निगेटिव है तो बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, हम वो कंसेप्ट लगाएंगे तो भाई ये ग्रेटर होना चाहिए, है ना। बट ऐसा नहीं होता है, हमारे पास रिजल्ट है इसका। तो ये रिजल्ट कब अप्लाई होता है, लॉजिक समझिएगा, कि अगर सेंट्रल एटम, ये कंसेप्ट हम तभी लगाएंगे जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। इफ सेंट्रल एटम इज फ्रॉम सेकेंड पीरियड एंड सराउंडिंग एटम इज फ्रॉम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, एंड ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, दैट इज sp3, देन इस केस में हमें क्या करना है, एक स्टेरिक क्राउडिंग का भी फंडा लेके चलना पड़ेगा। अब लॉजिक समझिएगा, हाइड्रोजन ये छोटा सा एटम था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन का मैग्नीट्यूड सिमिलर रहता है हर एक केस में, यहाँ पे भी सिमिलर से लग रहा है, यहाँ पे भी सिमिलर से लग रहा होगा। तो ये छोटा वाला एटम ना थोड़ा सा इधर मूव किया होगा, बट क्लोरीन लार्जर एटम था, ये थोड़ा सा भी अगर मूव करेगा ना तो ये आपस में टच हो जाएंगे, और टच होने से इस पे 3-3 लोन पेयर भी रखा हुआ है, इस पे भी 3-3 लोन पेयर भी रखा हुआ है। तो ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, है ना। और इस लोन पेयर रिपल्सन से जितना इधर का रिपल्सन लगना चाहिए था, वो रिपल्सन हमें ऑब्जर्व होता हुआ नहीं दिखेगा, है ना। उल्टा इसके लोन पेयर रिपल्सन के रीजन से बॉन्ड एंगल बढ़ता हुआ दिखेगा। बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है? बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है कि अगर सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का रहा, सराउंडिंग एटम अगर थर्ड पीरियड का रहा, तो इस केस में हमें स्टेरिक क्राउडिंग का भी लॉजिक देखना है, और बॉन्ड एंगल हमेशा स्टेरिक क्राउडिंग के अकॉर्डिंग टू डिसाइड होगा। बच्चे कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? एक बार हाँ या ना कुछ तो बोल दे भाई। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? हेलो? सर रिपल्सन एक बार फिर से बोल दीजिए। देखिएगा, इस रिपल्सन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नो सर। अब ये लार्जर साइज है तो क्लोरीन के ऊपर 3-3 लोन पेयर भी रहता है ना, हाँ सर। तो ये लोन पेयर रिपल्सन लगेगा इनके मिड में। हाँ हाँ। तो इस रिपल्सन के रीजन से हम क्या बोलेंगे, इनका जो बॉन्ड एंगल है फिर से बढ़ जाएगा। हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि इससे कम होना चाहिए, वो उससे कम ना होके बढ़ जाता है। ओके सर। क्लियर है ये? हाँ सर। ये हमेशा कब लगाएंगे, कहीं पे अगर मान लो ऐसा दे दिया OCS3 है ना, और OH2 इसमें भी अगर कंपेयर करेंगे तो यही लगेगा, है ना। इसका ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये भी लार्जर एटम है, और लार्जर एटम में इनका रिपल्सन हमें कंसीडर करना पड़ता है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब देखिएगा, जैसे मान लो कि कहीं पे कुछ ऐसे टाइप के एटम आ जाए कि सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज रहे, और सराउंडिंग एटम में H है, ये Cl दिखा और F और F दिखा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड एंगल कंपेयर करें ना, तो लोन पेयर कहीं नहीं दिख रहा है, और लोन पेयर नहीं दिखे तो हम रेगुलर वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग टू ही चलेंगे, कि सराउंडिंग एटम जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होता हुआ दिखेगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमें HCl और F की नेगेटिविटी को कंपेयर करना है, तो जिसका मोर नेगेटिव सराउंडिंग एटम, उसके इसमें बॉन्ड एंगल उतना कम देखने को मिलेगा, है ना। सबसे कम नेगेटिव कौन सा है? हाइड्रोजन है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे हाई है। Cl और F में मोर नेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे छोटा। अब इसमें आप बोलोगे इसमें रिपल्सन आपने क्यों नहीं लगाया, तो रिपल्सन तभी हम लगाते हैं जब इसके ऊपर लोन पेयर रहे, इरेगुलर ज्योमेट्री दिखना चाहिए। अगर इरेगुलर ज्योमेट्री नहीं दिखा और हाइब्रिडाइजेशन sp2 दिख रहा होगा, ये फंडा हम कहाँ लगाते हैं, जो भी थोड़ा सा
ट्रेंड से हटके लॉजिक है ना वो टेट्राहेड्रल में लगता है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज में, है ना। तो जब तक sp3 हाइब्रिडाइज नहीं आए ना तब तक आप लॉजिक के अकॉर्डिंग टू ही बात करेंगे अपन। ये लॉजिकल कंसेप्ट लगाया अपन ने sp2 में, यहाँ पे भी लॉजिक से लगाया अपन। कोई कंफ्यूजन? मैंने लिख भी दिया है कि sp2 में स्टेरिक रिपल्सन एप्लीकेबल नहीं होता। बच्चे कोई सर कंफ्यूजन सर है? इसमें तो लोन पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों देखना है? क्या क्या? सर लोन पेयर तो नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों देखना, देखिएगा ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, हाँ तो डबल सिंगल में तो रिपल्सन होगा ना थोड़ा बहुत। हाँ तो डबल सिंगल में इसमें फ्लोरीन के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखेंगे आपको? इस टर्मिनल पे आ गए होंगे। हाँ यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं ये इधर वाले को रिपेल नहीं कर पाएगा, हाँ तो ये वाला डोमिनेटिंग, इधर से एरो बनाएंगे ये डोमिनेटिंग ना, हाँ तो कम हो गया, थोड़ा सा श्रिंक हो गया होंगे। ओके क्लियर सर। है? हाँ सर क्लोरीन में क्या होगा, ये कम पावर से खींचेगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन इधर रहने वाला। ओके सर ठीक है। अब देखिएगा आपसे इसी कंसेप्ट पे ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे फिर से सेकंड टाइप के। ये कंपाउंड बना दिया, इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन और एक सिंगल सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन, है ना। और इसमें बॉन्डिंग का कंपेयर करवा लेगा। तो डबल बॉन्ड के रिपल्सन का मैग्नीट्यूड डबल सिंगल से ज्यादा होता था और सिंगल सिंगल का रिपल्सन सबसे कम होता है ना। तो सिंगल सिंगल वाले का बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? x विल बी ग्रेटर देन y। कोई कंफ्यूजन है बच्चे किन्हीं को भी? नो सर। तो एक कंसेप्ट और मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, है ना। H2O2 और F2O2 में बॉन्ड एंगल कंपेयर करवा लेता है। और ये कंसेप्ट अगर पता नहीं रहा ना तो आप इसको गलत करके आओगे, ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को। अब हमने OH बॉन्ड को ना यहाँ पे बॉन्ड एंगल को x लिखा है, OF बॉन्ड एंगल को y लिखा है अपन ने, है ना। तो ये जो कंपाउंड है ना O2F2 की अगर बात करें ना, ये नेचर में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, F- और O2F+ के फॉर्म में, है ना। ये कैटायनिक फॉर्म है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ने बनाया है ना। तो हम ये बोलते हैं कि जब भी अगर कोई एक आयनिक कंपाउंड अगर दिख जाए, है ना, और आयनिक कंपाउंड का मतलब एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनता हुआ दिखेगा, तो देख के तो लग रहा है ये सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है, और लॉजिक लगाओगे तो सराउंडिंग एटम और निगेटिव है, और इस लॉजिक के अकॉर्डिंग टू हमारा पहले वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए सेकंड वाले से। बट हमें ये जो कंपाउंड है ना इसका नेचर पता रखना पड़ेगा कि ये नेचर में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैंने जब हैलोजन फैमिली पढ़ाया था ना, इसको फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट बोला था, है ना, कि O2F2 इज फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट, इट विल गिव इट्स F- आयन, है ना। तो ये आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में F- और O2F+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और O2F+ अगर बनाओगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये दिख तो सिंगल रहा है बट एक्चुअली ये क्या होगा? डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे रिपल्सन थोड़ा ज्यादा लगेगा, और जहां रिपल्सन ज्यादा लगेगा उसके इसमें बॉन्ड एंगल का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है बच्चे? इस पॉइंट में किसी का कोई confusion? नो सर। चलिए आज का लास्ट एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं कि हमें मेंस 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया, BF3 PF3 और ClF3 में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल लिखना आपने उनको। वही लॉजिक लगाइए, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना। कुछ भी क्वेश्चन पूछे ना केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर को छोड़ के, तो आप पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, है ना, उसके आगे फिर कुछ डिसाइड करना अपने को। अब अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, 3 के 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो sp2। ये वाला भाई 3 बॉन्ड पेयर, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3bp 1lp, sp3 है। ClF3 में हैलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है ना। ये sp3d2 हो गया 5। कोई कंफ्यूजन भाई किन्हीं को भी? हेलो। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा रहेगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, ये 120 है ना। ये लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा। और 2 लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर कहाँ दिखेंगे आपको? इक्वेटोरियल पे, है ना। ये ऐसा दिखेगा अपने को, है ना। इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ग्रेटर हो जाएगा ऐसा, है ना। ये है 90 डिग्री, है ना, अप्रोक्सीमेटली क्या बोलेंगे यहाँ पे? 90 डिग्री। ये वाला 120, ये वाला लेस देन 109.5। कोई कंफ्यूजन बच्चे? नो सर। बच्चे किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? बच्चे किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? नो सर।
नहीं है। अब जेनॉन वाला एडवांस 24 में क्वेश्चन पूछा गया, वही शॉर्टकट लगाइए आप। जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8 होते हैं। 8 में से हम क्या बोलेंगे भाई, 2 बॉन्ड पेयर है, बाकी 6 लोन पेयर है। तो 6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 लोन पेयर हो गया। इसमें 4 बॉन्ड पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन 2, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, तो 3 ने 6 को कंज्यूम कर लिया होगा, तो 3 बॉन्ड पेयर, 2 ही बचा होगा तो 1 लोन पेयर। XU3F2 में इसने 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया, 3 बॉन्ड पेयर, इसने 2 के 2 कंज्यूम किए, 0 लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर दिखे होंगे, है ना। तो आप इजीली इसको मैच कर सकते हो। बच्चे किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके आगे आज नहीं करवा रहा। आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा लास्ट 5 ईयर के ना, अप टू BSc PR के जितने भी क्वेश्चन है ना, आप लोग एक बार देख लीजिएगा लास्ट 5 ईयर्स। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के करके जाओगे तो आपके पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन दिखेगा। 2 चैप्टर ऐसा है इनऑर्गेनिक का जहाँ पे कुछ नया क्वेश्चन नहीं बनता है, 4 क्वेश्चन से एक एक ऑप्शन उठा के 5वां एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर देता है, वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इन दोनों का वेटेज बहुत ज्यादा है, अगर टोटल देखा जाए तो 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, है ना। 25 में 5 क्वेश्चन, मतलब 20% वेटेज तो यहीं से दिख रहा होगा आपको। क्लियर है भाई? तो इन दोनों को ना बहुत अच्छे से, आपको जो नोट्स मिला है ना, नोट में ईच एंड एवरी पॉइंट लिखा हुआ है। बॉन्डिंग को रिवाइज करने में आपको मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे, है ना। मैं थोड़ा स्लो चला हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक दिन की क्लास में और इसको खत्म कर दूंगा थोड़ा अच्छे से, है ना। तो आप इन दोनों चैप्टर को रिवाइज करने में मैक्सिमम 8 आवर्स लगेंगे, मतलब 2 दिन का टाइम है। और 2 दिन में आपको 20 मार्क्स कंफर्म है, मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन दोनों पे तो अच्छे से फोकस करिएगा। इवन इनऑर्गेनिक के लिए अगर आप 3 चैप्टर करके जाते हो ना, तो आपके 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। एक है पीरियोडिक टेबल से थोड़ा ब्लॉक केमिस्ट्री को भी रिलेट कर लेना। DNF पढ़ने में आपको मैक्सिमम 1 आवर्स लगेंगे, सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना। और जो मैंने पैटर्न सिखाया था याद रखने का, नेमोनिक्स बताया था, वो नेमोनिक्स देख लेना आप, है ना। P ब्लॉक इंटर रिलेटेड है पीरियोडिक से, D ब्लॉक से। सॉल्ट एनालिसिस में थोड़ा सा हमें बस PYQ देखना है ना। अगर नोट्स आप पूरा कवर नहीं कर पाते हो तो PYQ देख के जाइएगा कि PYQ में कैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इनऑर्गेनिक यहाँ पे आपका खत्म हो गया, है ना। बोरोन कार्बन में 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोरोन फैमिली में, एक बनाना बॉन्ड, एक ब्रिज बॉन्ड, जो मैं नेक्स्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में ही करवा दूंगा आपको, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिएगा कि कौन सा सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड पेयर दिखेंगे। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक माइनस मतलब 6 हो गए। 6 में से 2 बॉन्ड पेयर 4 इलेक्ट्रॉन में कंज्यूम हो गया, है ना। 2 बॉन्ड पेयर यहाँ दिखा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 1 लोन पेयर हो गया, है ना। तो ये sp2, ये भी sp2 है ना। ये हो गया आंसर, पहले में ही आंसर मिल गया। नेक्स्ट है ना। इसके आगे के क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चे। मेरा वॉइस सर सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम वन करेंगे, है ना। और सर फिर ऑर्गेनिक? हाँ फिर ऑर्गेनिक। ओके सर। सर PDF भेज देंगे। हाँ मैं भेज दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट ऑर्गेनिक में पहले GOC करवाएंगे तो? क्या फिर से बोलो। ऑर्गेनिक में पहले GOC कराएंगे तो? हाँ पहले GOC आइसोमेरिज्म कंबाइन करके। ठीक है सर। चलिए मिलते हैं फिर सर अपन बोल रहे थे फिजिकल का कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है मैं देख लूंगा, एक बार मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको। ओके बाय सर। बाय। हाँ सर।